दहकते शहर चैप्टर 2। तब जबकि अल्फांसे सागर से बाहर निकला और रामनगर की ओर बढ़ा, स्थान स्थान पर कंकालों के जिस्म पड़े थे। अभी कुछ ही क्षण पूर्व जो रामनगर जीवित व्यक्तियों का रामनगर था, अब एक कंकालों के शहर के अतिरिक्त कुछ भी न था। अल्फांसे के दिमाग में न जाने क्या क्या विचार चक्कर काट रहे थे। वह कंकालों के जिस्मों के बीच से गुजर रहा था कि सहसा वह एक कंकाल के निकट थम गया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसने हड्डियों को स्पर्श किया जो अभी तक गर्म थी। अल्फांसे के चारों ओर पड़े कंकाल भयानक लग रहे थे। चारों तरफ कंकाल। इंसान था सिर्फ अल्फांसे। उसके निकट वाला कंकाल खड़ा हो गया और वह महसूस कर रहा था कि कंकाल उसी को घूर रहा है। और अचानक अल्फांसे अत्यंत बुरी तरह चौंका। होश में आने वाले कंकाल ने अचानक उस पर जंप लगा दी थी। वह तो अल्फांसे वक्त की गंभीरता को तुरंत भाग गया और उसने स्वयं को बचा लिया, वरना कंकाल के पंजे में दबोच उठा होता। अल्फांसे सतर्क हो गया। उसे लगा जैसे कंकाल उसे इंसानी चोले में देखना नहीं चाहता। कंकाल जो सड़क पर गिरा तो पुनः खड़ा होकर अल्फांसे की ओर बढ़ा। उसके सामने अब ये एक नई परेशानी थी। वह पीछे हटा, रिवॉल्वर निकाला और गर्जा, वहीं ठहर जाओ, अगर एक कदम भी बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। किंतु उस समय अल्फांसे सोच में पड़ गया जब उसने अपनी धमकी का लेश मात्र भी प्रभाव न देखा। वह निरंतर उसी प्रकार उसकी ओर अग्रसर रहा। अल्फांसे कुछ उलझा। उसने एक चेतावनी और दी, किंतु निरर्थक। अंत में थाए अल्फांसे के रिवॉल्वर ने शोला उगला। गोली कंकाल के सीने की हड्डियों के बीच से निकल गई। वह बिना प्रभावित हुए निरंतर बढ़ता रहा। उसने एक बार फिर रिवॉल्वर सीधा किया और फायर कर दिया। इस बार निशाना था कंकाल की रीढ़ की हड्डी। गोली लगते ही कंकाल की रीढ़ की हड्डी टूट गई और वह शांति के साथ कटे वृक्ष की भांति धरती पर गिर पड़ा। वैसे उसने महसूस किया कि वास्तव में कंकाल ने चीखने का पूर्ण प्रयास किया था, किंतु उसके कंठ से कोई आवाज़ न निकल सकी थी। सहसा अल्फांसे के हाथ पर एक तीव्र प्रहार हुआ। दर्द की लहर उसके संपूर्ण जिस्म में दौड़ती चली गई। रिवॉल्वर छिटक कर उससे दूर जा गिरा। वह भयंकर मूर्त फुर्ती के साथ घूमा। पीछे देखा तो हैरान रह गया। उसके पीछे 3 कंकाल खड़े थे जो शायद अभी अभी होश में आए थे। अन्य धीरे धीरे होश में आते जा रहे थे। वह अभी उन्हें देख ही रहा था कि उसके जबड़े पर एक जोरदार चोट पड़ी और वह थोड़ा सा लड़खड़ा गया। उन तीनों कंकालों में से एक ने उसे घूंसा रसीद कर दिया था। अल्फांसे को ऐसा महसूस हुआ था मानो उसके जबड़े पर किसी ने भारी ईंट मारी हो। अल्फांसे संभला और फिर भयंकर फुर्ती के साथ उछलकर एक फ्लैंक के घूंसा मारने वाले कंकाल के मुंह पर रसीद कर दी। किंतु तत्पश्चात उसे अपनी भूल का एहसास हुआ, क्योंकि कंकाल का मुंह तो था ही नहीं। सिर्फ था सफ़ेद चमचमाती हड्डियों का वह सिर, जिस पर अल्फांसे ने फ्लैंक किक मारकर अपनी टांग तोड़वाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया था। वैसे कंकाल कुछ लड़खड़ा अवश्य गया था। अल्फांसे भयानक खतरे को भाप गया। वह जान गया कि अगर अब वह एक क्षण भी चूक गया तो कंकालों के पंजे में फंस जाएगा और उसको भयानक मौत से कोई ना बचा पाएगा। अतः गजब की फुर्ती के साथ वह खड़ा हुआ और अपने चारों ओर देखा। उसके चारों ओर खतरनाक कंकाल खड़े थे जो उसकी जान के दुश्मन थे। कंकालों ने अल्फांसे के चारों ओर एक व्रत बना लिया था। कहने की आवश्यकता नहीं कि वह बीच में खड़ा इस व्रत का केंद्र ही लग रहा था। उसने घूम घूम कर अपने चारों ओर देखा। व्रत की परिधि क्षण प्रतिक्षण न्यूनतम होती जा रही थी, अर्थात चारों ओर से कंकाल उसकी ओर बढ़ रहे थे। अल्फांसे जान चुका था कि वे कंकाल इंसानों को अपना दुश्मन समझते हैं, अतः उसे जीवित इंसानी चोले में नहीं देखना चाहते। वह जानता था कि कंकालों से टकराना कितना खतरनाक है। वह तो पूरे कंकालों के शहर में एक अकेले ही व्यक्ति था। कंकालों की पकड़ में आने का मतलब था मौत। व्रत की परिधि क्षण प्रतिक्षण कम होती जा रही थी। वह उनके दायरे से बाहर निकलने का उपाय सोच रहा था। उसने अपने रिवॉल्वर की खोज में नजरें घुमाई तो उसने अपना रिवॉल्वर कंकालों के घेरे के बाहर पड़ा पाया। व्रत बनाए प्रत्येक कंकाल के मध्य इतना स्थान न था कि अल्फांसे निकल पाता। वे एक दूसरे से सटे हुए थे और उसकी ओर बढ़ रहे थे। क्षण प्रतिशत दायरा तंग होता चला गया। त्रिज्या कठिनाई से 3 गज रह गई थी। अल्फांसे का एक एक क्षण कीमती था। तभी जैसे बिजली कौंधी, अचानक भयानक फुर्ती। अल्फांसे का जिस्म वायु में लहराया, लगभग 10 फीट ऊंचा। अगला कमाल उससे भी भयानक। हवा में ही अल्फांसे ने कुशल नट की भांति कलाबाजी खाई और कंकालों के व्रत के बाहर वह सीधा अपने रिवॉल्वर पर जाकर गिरा। अल्फांसे के जिस्म में मानो बिजली का संचार हो रहा था। पलक झपकी। उसने रिवॉल्वर उठाया और आंधी तूफान की भांति एक तरफ को दौड़ा। कंकालों का घेरा टूट गया। वे सब अल्फांसे के पीछे दौड़े। अल्फांसे हाथ में रिवॉल्वर लिए प्राणपण से दौड़ रहा था। भयानक खतरे का पूर्ण एहसास था। कंकाल निरंतर उसकी ओर दौड़े चले आ रहे थे और फिर जबकि वह एक मोड़ पर मुड़ा, तब
3 कंकालों ने उसका रास्ता रोक लिया। पीछे से भी कंकाल उसकी ओर आ रहे थे। अल्फांसे ने विलंब करना उचित न समझा। उसके रिवॉल्वर ने 3 शोले उगले। निशाना चूकने का कोई प्रश्न ही न था। गोलियों ने उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया और परिणाम स्वरूप वे कटे वृक्ष की भांति धरती पर गिरे। अल्फांसे ने पीछे देखा, कंकालों की भीड़ उसकी ओर भागी चली आ रही थी। वह फिर दौड़ा। दौड़ते दौड़ते उसकी निगाह एक होटल की कार पार्किंग में पड़ी। वहाँ अनेकों कारें खड़ी हुई थी। वह जानता था कि इनके वारिस कंकालों में बदल गए होंगे, अतः वह बिना एक भी क्षण विलंब किए एक कार की ड्राइविंग सीट पर जम गया। भाग्यवश कार का लॉक खुला हुआ था। अगले ही पल कार तीव्र वेग से सड़क पर दौड़ रही थी। इस समय अल्फांसे के हाथ में रिवॉल्वर था, जिसमें सिर्फ एक गोली शेष रह गई थी। अभी वह कठिनाई से आधा फलांग दूरी ही तय कर पाया था कि चौंक पड़ा। उसकी दृष्टि बैक व्यू मिरर पर थी। कार की पिछली सीट पर एक कंकाल उपस्थित था, जो अब होश में आ रहा था। कंकाल ने भी होश में आते ही अल्फांसे को देखा और एक झटके के साथ खड़ा हो गया, किंतु साथ ही उसकी गोल डरावनी खोपड़ी कार की छत में लगी। एक विचित्र सी ध्वनि का क्षण मात्र में उत्थान और पतन भी हो गया। तभी अल्फांसे ने बैक व्यू मिरर में कार से बाहर का दृश्य देखा तो चौंका। उसके पीछे तीव्र गति से एक कार आ रही थी, जिसे एक कंकाल ही ड्राइव कर रहा था। सहसा कार में मौजूद कंकाल ने अपनी भद्दी पतली सफ़ेद चमकती हड्डियों की बदबूदार उंगलियां अल्फांसे के गले में डाल दी। किंतु आश्चर्य की बात यह थी, यह भयानक उंगलियां उनका गला दबा नहीं रही थी, बल्कि इस कंकाल की कलाइयां उसके गले में इस प्रकार पड़ी हुई थी मानो 3rd क्लास प्रेमिका अपने प्रेमी के गले में बाहें डाल दे। अल्फांसे थोड़ा चौंका। उसने ध्यान से कंकाल को देखा तो नक्श से उसने अनुमान लगाया कि कंकाल किसी युवती का है। न जाने क्यों अल्फांसे के होठों पर विचित्र सी मुस्कान उभरी। वह जान गया कि कंकाल बनने के पश्चात भी वह युवती दिल रखती है, जो उसकी खूबसूरती पर फिदा होकर प्यार जाहिर कर रही है। अल्फांसे सोच रहा था कि वास्तव में उसका भाग्य उसके साथ है, वरना ये कंकाल अगर किसी पुरुष का होता तो अभी तक उसका गला दबाकर उसे संसार से मोक्ष दिला देता। किंतु ठीक विपरीत, कंकाल के हाथ बड़े प्यार के साथ उसके गले का हार बने हुए थे। अचानक अल्फांसे चौंका। बात उंगली से पहुंचे पर पहुंच चुकी थी। अगला पल कंकाल अल्फांसे के निकट ही अगली सीट पर बैठ गया और फिर उस समय तो अल्फांसे हड़बड़ा कर रह गया जब कंकाल ने अपना भद्दा बदबूदार चेहरा उसके होंठों पर झुका दिया। कंकाल के होंठ तो थे ही नहीं। उफ, बदबू का भंडार उसकी नाक में समाया, किंतु वह कुछ न कर सका। कार जो ड्राइव कर रहा था, कंकाल ने उसके होठों का चुम्बन ले लिया। अब कंकाल के हाथ उसके गालों पर बड़े प्यार के साथ सहला रहे थे। अल्फांसे ने इस बार स्वयं को विचित्र सी मुसीबत में पाया। उसे इस परेशानी से छुटकारा पाने का कोई रास्ता दिखाई न दे रहा था। पीछे कंकाल वाली कार निरंतर उसके पीछे आ रही थी। तभी अल्फांसे अवाक सा रह गया। अत्यंत भद्दी हरकत, इतनी भद्दी कि अल्फांसे को क्रोध आ गया। कंकाल की भयानक उंगलियां उसकी पैंट के बटन खोल रही थी। उसने कंकाल की ओर देखा। वह जान चुका था कि कंकाल किसी 3rd क्लास युवती का है। इतनी भद्दी हरकत कोई सभ्य युवती नहीं कर सकती। उसका चेहरा क्रोध से लाल होने लगा। वह और अधिक सहन नहीं कर सकता था। उसने कंकाल को एक तीव्र धक्का देकर एक जोरदार किक रसीद की। कार डगमगा गई। एक पल अल्फांसे ने कार का दरवाज़ा खोला और बाहर जंप लगा दी। वह सड़क के किनारे खड़ी कटीली झाड़ियों में जा गिरा। कांटे उसके जिस्म में छुपे, किंतु विशेष चिंता किए बिना वह तुरंत फुर्ती के साथ खड़ा हो गया। कार विद्युत गति से दौड़ती हुई एक पेड़ से टकरा गई। एक भयावह विस्फोट और कार आग की लपटों में। तभी पीछे वाली वह कार जिसे एक कंकाल ड्राइव कर रहा था अल्फांसे के निकट ही थमी, किंतु इससे पूर्व कि वह झाड़ियों में छुप चुका था। कार से कंकाल निकला और जलती कार को देखने लगा। उसने सड़क पर नज़र मारी। इस कंकाल के अतिरिक्त सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने रिवॉल्वर को चूमा, जिसमें अभी एक गोली शेष थी। अगले ही पल रिवॉल्वर रिक्त हो गया। गोली ने कंकाल को मरने पर मजबूर कर दिया। अल्फांसे फुर्ती के साथ झाड़ियों से बाहर आया और कंकाल वाली कार की ड्राइविंग सीट पर जमकर उसने उसका रुख एयरपोर्ट की ओर कर दिया। ठीक तब जबकि वह एयरपोर्ट पर पहुंचा, उसने देखा यहाँ भी इधर उधर कंकाल घूम रहे थे और फिर उसने देखा कि कंकाल उसी की ओर दौड़े चले आ रहे। वह संभला भयानक खतरा एक बार फिर सिर पर था। अब वह निहत्था भी था। वह दौड़ा तीव्र वेग से। तभी उसकी नज़रें ऊपर उठी। आकाश में एक गड़गड़ाहट उत्पन्न हुई। ऊपर एक हेलीकॉप्टर चक्कर लगा रहा था। अचानक हेलीकॉप्टर से एक सीढ़ी नीचे लटका दी गई। उसे लगा जैसे ये सब उसी की रक्षा हेतु किया जा रहा है, किंतु ये लोग कौन हो सकते हैं? यह सोचने में उसने समय व्यर्थ नहीं गंवाया। उसने नीचे देखा। कंकाल निरंतर उसी की ओर बढ़े चले आ रहे थे। उसने कुछ सोचा, भागा और फिर भागता भागता सुरक्षित एयरपोर्ट की सबसे ऊंची छत पर पहुंच गया। कंकालों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। इधर हेलीकॉप्टर भी निरंतर उसके करीब आ रहा था। सीढ़ी का निचला सिरा इमारत की छत को स्पर्श कर रहा था। इधर कंकाल भी करीब आते जा रहे थे। भाग्यवश कंकालों के वहां पहुंचने से एक क्षण पूर्व ही सीढ़ी उसके निकट पहुंच गई और वह सीढ़ी पकड़कर लटक गया। हेलीकॉप्टर अपनी मंजिल की ओर अग्रसर रहा। अल्फांसे सावधानी के साथ ऊपर चढ़ता जा रहा था,
किंतु ऊपर पहुंचते ही मानो आकाश से गिरकर खजूर पर अटक गया हो। ऊपर पहुंचते ही उसके सिर पर एक तीव्र प्रहार हुआ। वह देख ना सका कि उसका मददगार कौन है। प्रहार इतना सख्त था कि वह चेतना गंवा बैठा। उसे सिर्फ ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे किसी की दो मजबूत बाहों ने गिरने से बचा लिया हो। और फिर तब जबकि उसकी चेतना लौटी, स्वयं को उसने एक कमरे में पाया। बिस्तर भी गद्देदार था। उसने आंखें खोली। पास ही में आराम कुर्सी पर बैठा था विजय। उसके होश में आते ही विजय बोला, कहो प्यारे लूमड़, क्या हाल है? अरे तुम? ठीक है भाई। विकास कहाँ है? विजय का अगला प्रश्न। प्यारे जासूस, अल्फान से अपने बिस्तर पर आराम से बैठता हुआ बोला, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें विकास की इतनी चिंता क्यों है। आखिर वह मेरा भी तो भतीजा है। अगर कुछ दिन मेरे ही पास रह लिया तो आप लोगों को क्या कष्ट है? प्यारे लूमड़, तुम उसके चाचा तो ज़रूर हो, किंतु भगवान किसी भी भतीजे को तुम जैसा चाचा ना दे। तुम्हारे पास रहकर वह तिमारबाजी के अतिरिक्त और कुछ नहीं सीखेगा। मेरे पास रहकर विकास क्या बन गया है, ये देखकर तुम्हें दांतों तले पसीना आ जाएगा। तुम्हारे पास रहकर उसने सिर्फ दिलजली और ऊटपटांग हरकतों के अतिरिक्त कुछ नहीं सीखा। देखो बेटे लूमड़, अकड़ो मत। मेरा धन्यवाद अदा करो कि अभी तक तुम्हें अपने कोठे के तहखाने में रखा है, वरना बाहर तुम्हें पुलिस सूंघती फिर रही है। रहना भाभी और उस साले तुला राशि का क्या हाल है वह तुम नहीं जान सकते। सिर्फ इतना जान लो कि अगर उनमें से किसी को पता लग गया कि तुम यहाँ हो तो तुम्हारे जिस्म का एक कतरा भी नहीं मिलेगा। वह तो मैं जानता हूँ प्यारे विजय। तो शीघ्र बोलो कि विकास कहाँ है। अब वह हमेशा के लिए दूर जा चुका है। क्या बक रहे हो लूमड़? अत्यंत खतरनाक लहजे में विजय बोला, मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतना प्यार था विकास से कि विजय अत्यंत भयानक उठा। पहली बार अल्फांसे ने विजय को इतने भयानक रूप में देखा था। उसकी आंखों से मानो खून बरस रहा था। चेहरा गजब का भयानक हो उठा। वह झपटा और अल्फांसे की गर्दन थाम कर बोला, सच सच बोलो, कहाँ है विकास? अल्फांसे को लगा जैसे आज विजय में हजारों हाथियों की शक्ति आ गई है, असीमित शक्ति। उसे महसूस हुआ कि वह लाख प्रयास भी करे तब भी विजय से गला न छुड़ा सकेगा। वास्तव में बहुत ही भयानक हो उठा था विजय। अल्फांसे को लगा जैसे विजय उसकी गर्दन दबाकर ही उसकी हत्या कर देगा। वह हाथ उठाकर शीघ्रता से बोला, ठहरो। विजय ने पकड़ ढीली की और बोला, बोलो कहाँ है विकास? मर्डरलैंड में। क्या? विजय उछल पड़ा। हाँ, विकास को प्रिंसेस जैक्सन मर्डरलैंड ले गई है। साफ साफ बात बताओ, क्या है? और उत्तर में अल्फांसे ने विस्तार पूर्वक समस्त घटना विजय को समझा दी, जिसे सुनते सुनते विजय की आंखें ठीक कोयले की भांति दहक गई। अत्यंत भयानकता के साथ वह बोला, लूमड़, अगर विकास को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें तो कुत्ते की मौत मारूंगा ही, साथ ही मर्डरलैंड के समस्त निवासियों सहित उस कुतिया को भी नहीं छोड़ूंगा। विजय, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि तुम भावनाओं में बह रहे हो। अल्फांसे, वह अल्फांसे जो विजय की एक एक हरकतों से परिचित था, किंतु आज उसने विजय का अनोखा ही रूप देखा, और जो रूप देखा उससे वह काँप गया था। बेटे लूमड़, विजय उसी प्रकार बोला, विकास के लिए क्या क्या कल्पनाएं मैंने की है वो तुम नहीं जान सकते। सबसे पहले होश में हो, अल्फांसे बोला। और वास्तव में विजय ने महसूस किया कि वह भावनाओं में खो गया। अतः उसने सिर को एक झटका दिया और बोला, अब इस साली मम्मी के तो पर ही निकल आए हैं। इसने तो हमारे चचा को भी मात कर दिया। तुम नहीं जानते तुम्हारी बेहोशी के बीच क्या हो गया है। क्या हो गया है? भीमरान और रामनगर जैसी घटनाएं प्रत्येक देश में हो रही हैं। इन घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। प्रत्येक देश इससे पीड़ित है। अमेरिका और रूस भी घबरा गए। धरती के सारे देशों के बड़े शहरों को रामनगर की भांति दहकाया जाता है और इंसानों को कंकालों में बदल दिया जाता है। इन घटनाओं का क्रम सा लग गया है। समस्त दुनिया कांप उठी है। लोग सिर्फ ये जानते हैं कि यह सब कार्रवाई मर्डरलैंड की शहजादी कर रही है। अतः संपूर्ण धरती पर मर्डरलैंड का आतंक छाया हुआ है। अमेरिका और सोवियत संघ अपनी शत्रुता भुलाकर इस समस्या से जूझने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, किंतु स्थिति पल प्रतिपल खतरनाक होती जा रही है। धरती के समस्त देश मिलकर मर्डरलैंड के विरुद्ध कुछ करना चाहते हैं, किंतु क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो प्यारे लूमड़ भाई ये समझ लो कि एक और मर्डरलैंड है और दूसरी ओर संपूर्ण धरती। क्या ये पता लगा कि मर्डरलैंड कहाँ है? नहीं, ये कोई नहीं जानता। विजय, घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्या तुम जानते हो कि मर्डरलैंड कहाँ है? नहीं, किंतु मर्डरलैंड का दुश्मन मर्डरलैंड में पहुंच चुका है। कौन? विकास। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया साले लूमड़। भला वह बच्चा मर्डरलैंड में क्या कर सकेगा? प्यारे विजय, अब देखते जाओ वह बच्चा क्या क्या करता है। मुझे उम्मीद है कि विकास वह सब कुछ कर पाने में सफल होगा जो हमारे बस का भी नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया साले लूमड़। देखते जाओ जासूस महोदय। विजय को अल्फांसी की बात कुछ जमी नहीं थी, इसलिए मुंह बनाकर रह गया। अब वह सोचने पर मजबूर हो गया। केस अत्यंत भयानक रूप धारण कर चुका था। एक तरफ धरती पर मर्डरलैंड का आतंक, दूसरी ओर विकास का मर्डरलैंड पहुंचना। दोनों ही स्थितियां खतरनाक थी। वह समझता था कि इस समय अल्फांसे से भिड़ना बुद्धिमानी का काम न होगा। विकास तो मर्डरलैंड पहुंच ही चुका है और जैक्सन निरंतर मर्डरलैंड का आतंक धरती के निवासियों पर फैलाती जा रही थी। अगर शीघ्र ही उन्होंने कुछ नहीं किया तो धरती भयानक खतरों में गिर जाएगी। संभव है प्रिंसेस जैक्सन अपने उद्देश्य में सफल भी हो जाए, क्योंकि विश्व की जनता में मर्डरलैंड का आतंक बुरी तरह फैल चुका है।
अराजकता का साम्राज्य होता जा रहा है। लेकिन वह करे भी तो क्या? कैसे मर्डरलैंड से टकराया जाए? अल्फान से ऐसे निश्चिंत बैठा था मानो उसे कुछ चिंता ही ना हो। विजय ने उसकी ओर देखकर बुरा सा मुंह बनाया और समाचार सुनने हेतु रेडियो खोल दिया। समाचार जारी हो चुके थे, आवाज़ आ रही थी। धरती के समस्त निवासी बेचैन हैं। कोई नहीं जानता कि मर्डरलैंड नामक वह स्थान है कहाँ। मर्डरलैंड की शहजादी को वायुमंडल में तैरते हुए देखा गया, जो आश्चर्य से परिपूर्ण है। संसार के कोने कोने से निरंतर समाचार आ रहे हैं कि अब वह शहर दहक रहा है। अब वह शहर की आग की लपटों से घिरा हुआ है। यह समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। थोड़ा ठहर कर आवाज़ फिर आई। समस्त विश्व की जनता आतंकित और भयभीत है। और फिर विजय अल्फान से दोनों ही चौंके। अचानक समाचार बंद हो गए। रेडियो धूं धूं करने लगा। यह रेडियो की खराबी नहीं थी, क्योंकि कुछ यांत्रिक खड़खड़ाहट की ध्वनियाँ निरंतर निकल रही थी। लगता था जैसे कोई कुछ सेट कर रहा हो। कुछ समय पश्चात घर्र घर्र की ध्वनि समाप्त हो गई और उसके स्थान पर संगीत की लहरें गूंजने लगी। मधुर संगीत की मदोश कर देने वाली लहरें। विजय अल्फांसे ने एक दूसरे को देखा। दोनों ही पहचान चुके थे कि ये संगीत की लहरें प्रिंसेस जैक्सन के आगमन की सूचना देती हैं। कुछ समय उपरांत लहरों के बीच जैक्सन की मधुर आवाज़ आई। धरती निवासियों, सर्वप्रथम मर्डरलैंड शहजादी का प्रणाम। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपके प्रोग्राम में दखल दिया। बात यह है कि मैं आप लोगों से संबंध स्थापित करके अपना संदेश आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। विजय अल्फांसे ने फिर एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में विचित्र से भाव थे। प्रिंसेस जैक्सन आगे बोली, मैं आप लोगों का अधिक समय नहीं लूँगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी वैज्ञानिक शक्ति तो देख ही चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि मर्डरलैंड में इतनी वैज्ञानिक शक्ति है कि उसके सामने अभी तक जो आपने देखा है वह सिर्फ एक नमूना मात्र है। इस समय भी ये बता दूँ कि मैं यहाँ से इंग्लिश में बोल रही हूँ और आशा करती हूँ कि विश्व के प्रत्येक देश में मेरी आवाज़ उन्हीं की भाषा में सुनी जा रही होगी। ये मेरी वैज्ञानिक शक्ति का कमाल है। विजय अल्फांसे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वास्तव में रेडियो पर प्रिंसेस की आवाज़ हिंदी में ही सुनाई पड़ रही थी। मैं मर्डरलैंड की शहजादी हूँ, ये आप लोग जान चुके, किंतु ये बात बता दूँ कि मैं धरती की शत्रु नहीं हूँ। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के विचार और दृष्टिकोण अलग होते हैं, मेरे ख्याल से ये धरती गलत ढंग से चल रही है। क्या आप नहीं मानते कि इस छोटी सी धरती के इतने टुकड़े ठीक नहीं हैं? इतने टुकड़ों में तो ये धरती शक्तिशाली ही रहती है, और ना ही संगठन और समानता। जबकि मानव जीवन के लिए सभी चीज़ें अत्यंत आवश्यक है। ये चीज़ें तभी मानव को प्राप्त हो सकती है जबकि संपूर्ण धरती एक सूत्र में बंधी हो। ये तभी संभव है जब धरती के ये छोटे छोटे टुकड़े यानी ये देश केवल एक ही पताका के नीचे एकत्र हो और उसे श्रद्धा से माने। और मेरा यानी मर्डरलैंड का प्रयास यही है। अतः हम एक पताका लेकर आपके सम्मुख आ रहे हैं। वह पताका है मर्डरलैंड की, यानी समस्त धरती का अब केवल एक नाम मर्डरलैंड ही होगा। आशा है आप हमें सहयोग देंगे। मानव जीवन के लक्ष्य को पहचान कर समस्त पृथ्वी को एक ही मान लेंगे और आपस के भेदभाव जो धरती पर विभिन्न देश बनने से हो गए दूर करके शांति प्राप्ति करेंगे। कहकर वह सांस लेने के लिए रुकी और फिर बोली, समस्त धरती को संभालने के लिए, क्योंकि एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना आवश्यक है जो शक्तिशाली हो, और मर्डरलैंड की शक्ति का परिचय आप लोगों को मिल ही चुका है। मैं कामना करती हूँ कि धरती का प्रत्येक देश आत्मसमर्पण करके बुद्धिमानी का परिचय देगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि अच्छे कार्य करने वाला वह व्यक्ति जिसकी लगन सत्य होती है कभी पीछे नहीं हटता। काम अगर अमन शांति से नहीं चलता तो हिंसा का सहारा भी लेना पड़ता है। मैं ही क्या, शायद ये धरती निवासी भी यही चाहेंगे कि मुझे उस हिंसा का सहारा लेना पड़े जो मैंने भीमरान और रामनगर इत्यादि शहरों में दिखाई है। अतः सरेंडर कर दें। आज ही दिन में वायुमंडल से मर्डरलैंड के झंडे गिराए जाएंगे। जो देश मर्डरलैंड की अधीनता स्वीकार कर ले वह अपना झंडा उतार कर उसके स्थान पर मर्डरलैंड का झंडा लगा दे। जो लोग अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे हम समझेंगे उन्हें अहिंसा नहीं हिंसा पसंद है। अच्छा प्यारे धरतीवासियों, अब जैक्सन का प्रणाम। जैक्सन की आवाज़ आई। उसके बाद फिर घुर्र घुर्र और फिर आम प्रोग्राम। प्रिंसेस जैक्सन की इस घोषणा के पश्चात समस्त धरती पर आतंक फैल गया। संसार भर की महाशक्तियाँ काँप गई। प्यारे लूमड़, विजय बोला, वह शायद कुछ सोच रहा था। ये साली मम्मी तो प्यारे भरे शब्दों में ही सब कुछ कह गई। मैं ये सोच रहा हूँ कि विकास ने अभी तक क्यों कुछ नहीं किया। बेटा लूमड़, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। भले वो बच्चा क्या करेगा। तभी विजय चौंका। उसके चेन वाले ट्रांसमीटर की सुई गले में चुभ रही थी। विकास स्वयं को ना संभाल सका, किंतु वायु में उठते ही चला गया। जाते जाते उसने झटपटाने का प्रयास किया, किंतु असफल रहा। उसने अंकल अंकल कहकर अल्फांसे को आवाज़ दी, किंतु सब निरर्थक। वह ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसे किसी चीज़ से बांधकर उठाया जा रहा हो। और तब जबकि वह निरंतर ऊपर उठता ही चला गया, वह अपनी चेतना गंवा बैठा। किंतु जब उसे होश आया तो कराकर उसने आंखें खोली और चारों तरफ नजर घुमाकर देखा। यह हॉल था, अत्यंत विशाल हॉल, जगमगाता हुआ हॉल। वह आराम से एक गद्देदार बिस्तर पर लेटा हुआ था। कुछ देर तक लेटे ही लेटे वह हॉल का निरीक्षण करता रहा। हॉल में प्रकाश था और दीवारों से लगे कुछ व्यक्ति यहाँ खड़े थे। उन सभी व्यक्तियों के जिस्म पर एक जैसे कपड़े
ये स्याह और चमकदार लिबास प्रत्येक व्यक्ति के जिस्म पर एकदम चुस्त थे। प्रत्येक व्यक्ति एक से एक शक्तिशाली था। विकास के मन में कोई भय नहीं था। अल्फांसे ने उसे परिस्थितियों के अनुसार काम करना सिखाया था। अल्फांसे ने उसे बता दिया था कि ऐसी परिस्थितियों में अंदर अंदर ही अंदर सतर्क रहकर बाहर से लापरवाही का प्रदर्शन करना चाहिए। अतः वह उठ खड़ा हुआ और एक शक्तिशाली व्यक्ति समीप आया और उसे देखकर विकास बोला, आंटी कहाँ है? चुप रहो, घरघराती सी आवाज़ में वह बोला। क्यों, क्या हुआ? कर्फ्यू लगा हुआ है? विकास भोलेपन से बोला। मिस्टर। यस मिस्टर, मेरा नाम विकास है। बोलो मत, चुप रहो। क्यों? प्रिंसेस जैक्सन का आदेश है। उस डायन को बुलाओ। क्या कहा? एक व्यक्ति विकास की ओर बढ़ा। ठहरो। तभी जैक्सन की मधुर आवाज़ गूंजी। हॉल मधुर संगीत की लहरों से गूंजने लगा। विकास ने देखा, सभी लोग आदर के साथ खड़े हो गए। विकास चुप रहा, कुछ नहीं बोला। वह भी संगीत की लहरों में खो गया। विकास आत्मविभोर होता जा रहा था। सहसा वह चौंका। संगीत की लहरों में एक जोरदार धमाका और अगले ही पल स्टेज पर एक बड़ा सा स्टार झूलता नजर आया। अत्यंत चमकीला स्टार। संगीत की लहरें फिर मंद गति से बहने लगी। स्टार प्रतिक्षण स्पष्ट होता जा रहा था। वह चांदी का स्टार था। जगह जगह पर हीरे जड़े थे और स्टार के ठीक बीचों बीच सोने के अक्षरों से मर्डरलैंड शब्द लिखा हुआ था। अचानक स्टार का निचला भाग फैल गया और सिंहासन में बदल गया। विकास सब कुछ बड़े ध्यान से देख रहा था और तब जबकि सिंहासन पर प्रिंसेस ने दर्शन दिए, हॉल में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति श्रद्धा के साथ झुक गया। जैक्सन ने बड़े ही शाही ढंग से खड़े होकर अपने हाथ इस प्रकार उठाए मानो अपने बच्चों का आशीर्वाद दे रही हो। आंटी नमस्ते, विकास बोला। जैक्सन बड़े ही मोहक अंदाज से मुस्कुराई और बोली, नमस्ते विकास, कहो ठीक तो हो? आंटी, रामनगर आपने ही चलाया था? यस बेटे, लेकिन तुम ये आंटी आंटी क्या कह रहे हो? और क्या कहूँ आपको? जानते हो तुम्हारे झकझकी अंकल हमें क्या कहते हैं? मम्मी। तो तुम्हें क्या कहना चाहिए? वह मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि क्रैमर अंकल की पत्नी अतः आप आंटी हो गई। ओह अच्छा। प्रिंसेस जैक्सन चाहकर भी अपनी हंसी को न रोक सकी। अरे छोड़ो आंटी सब बातों को, और अब मेरी एक दिलजली सुनो। दिलजली? ये क्या होती है? अंकल की झकझकी की जुड़वा बहन। और इस बार प्रिंसेस फिर हंसी, हंसती हुई बोली, बहुत खूब विकास, बहुत खूब। अब जल्दी से एक दिलजली सुनो। हाँ तो पेशे खिदमत है, विकास बड़े ही नाटकीय ढंग से बोला। बेटा कहे बाप से, तू क्या डांटे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं डांटूंगा तोए। मैं डांटूंगा तोए जब तू खाएगा पराठे, बेटा कहकर मैं तुमको लगाऊंगा चांटे। गुड, प्रिंसेस जैक्सन बोली। एक और पेश है, विकास एकदम बोला। किंतु इससे पूर्व कि वह कुछ बोले, जैक्सन ने कहा, प्यारे विकास। यस आंटी। तुम जानते हो तुम इस समय कहाँ हो? मर्डरलैंड में। लेकिन ये नहीं जानते कि मर्डरलैंड है कहाँ। कहाँ है आंटी? स्पेस जानते हो क्या होता है? यस आंटी, स्पेस वह स्थान है जहाँ पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति समाप्त हो जाती है और आकाशीय पिंडों की शक्तियाँ प्रारंभ होती हैं। स्पेस वह स्थान है जहाँ की वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है और आकाशीय पिंड अपनी ओर। अतः परिणाम ये होता है कि स्पेस में मौजूद वस्तु किसी भी ओर न खींचकर वहीं स्थिर रह जाती है। वेरी गुड, जैक्सन बोली, काफ़ी ज्ञान रखते हो। इसमें काफ़ी ज्ञान की कोई बात नहीं, ये हमारी क्लास में पढ़ाया गया था। विकास लापरवाही से हाथ चटक कर बोला। खैर, यानी तुम जानते हो कि इस समय तुम मर्डरलैंड में हो, जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बहुत दूर अंतरिक्ष में है। बिल्कुल जानता हूँ। ये भी जानते हो कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? यस। क्यों? इसलिए कि मैं तुम्हारी खोपड़ी में अपने रिवॉल्वर की समस्त गोलियाँ पार कर सकूँ, तुम्हारे इस मर्डरलैंड को आग लगा सकूँ। गुड मिस्टर विकास, गुड। जैक्सन प्रशंसनीय ढंग से बोली। हम मान गए कि तुम अपने दोनों अंकलों से भी अधिक साहस रखते हो। तुम जैसा बहादुर व्यक्ति कभी सदियों में पैदा होता है, इसलिए हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बल्कि मर्डरलैंड में रखकर तुम्हें एक बलिष्ठ व्यक्ति बनाएंगे। प्यारी आंटी, विकास साफ शब्दों में बोला, याद रखना मैं तुम्हारे मर्डरलैंड को तबाह कर दूंगा। हमें अपार प्रसन्नता होगी विकास, जैक्सन बोली। हम तुमसे बहुत खुश होंगे क्योंकि तुम नहीं जानते कि हम सफल गद्दार, सफल दुश्मन को एक प्रिय व्यक्ति मानते हैं और हमें जितना शक्तिशाली शत्रु मिलता है हम सबको उतना ही भाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि इन्हीं शत्रुओं के आधार पर हमें अपनी कमजोरियों का पता लगता है। हमारे सिद्धांत के अनुसार दुश्मन अपने किसी शत्रु पर यूं ही विजय नहीं पाता, बल्कि उसमें हारने वाले की कोई कमजोरी होती है और हारने वाले के सामने वह कमजोरी आती है। बुद्धिमान व्यक्ति वह जो अपनी उन कमजोरियों को सुधारे। इस प्रकार हम ये समझते हैं कि कोई शत्रु हम पर विजय पाता हो तो यह हमारा ध्यान हमारी कमजोरी की ओर दिलाता है, अतः हम उसे अपना परम मित्र समझते हैं। तुम्हारे सिद्धांत क्या हैं, ये मेरी बुद्धि में नहीं आएगा। मैं सिर्फ वह करूँगा जो मुझे क्रैमर अंकल ने बताया। क्या बताया तुम्हारे क्रैमर अंकल ने? यही कि तुम डायन हो और सारी धरती को जलाना चाहती हो। मुझे तुम्हारे मर्डरलैंड में आग लगानी है। तो अल्फांसे ने तुम्हें मर्डरलैंड का दुश्मन बना दिया है, जैसा तुम समझो। खैर, हम तुम्हारा साहस देखकर बहुत खुश हैं। अभी तो, और इससे पूर्व कि विकास कुछ बोल सकता है, जैक्सन ने कहा, जुड़ान। यस महान जैक्सन। हॉल में उपस्थित लोगों में से एक सर्वशक्तिशाली व्यक्ति 2 कदम आगे बढ़कर बेहद आदर के साथ नतमस्तक होकर बोला,
तुमने इस लड़के का साहस देखा? यस महान जैक्सन। क्या ऐसे व्यक्तियों की मदरलैंड को ज़रूरत नहीं? निसंदेह है ग्रेट प्रिंसेस। तो इसे अपने साथ ले जाओ और बहादुर बना दो। साहस तुम देख चुके हो और शक्ति पाकर यह बहादुर बहुत ऊंचा उठ सकता है। विकास का एक आश्चर्यचकित कर देने वाला कारनामा। हॉल में उपस्थित व्यक्तियों के साथ प्रिंसेस जैक्सन भी उछल पड़ी। जूडान के मुख से चीख निकली। किसी को भी विकास के करिश्मे पर विश्वास नहीं हुआ। विकास, वह 10 वर्ष का छोटा सा लड़का, किंतु कितना खतरनाक, कितना फुर्तीला, कितना चालाक। कोई सपने में भी नहीं सोच सका था कि यह 10 वर्ष का लड़का इतना सब कुछ जानता होगा। हुआ यह था कि इधर जैक्सन जूडान को आदेश दे रही थी कि उधर विकास का जिस्म भयंकर फुर्ती के साथ हवा में लहराया और अगले ही पल इससे पूर्व की कोई को समझ भगे जूडान पर एक जोरदार फ्लाइंग किक पड़ी। जूडान के कंठ से चीख निकल गई। वह तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह छोटा सा लड़का इतना भयानक खेल भी खेल सकता है। वह लड़खड़ा कर गिर गया था। इधर विकास के जिस्म में मानो विद्युत लहरें दौड़ रही थी। वह क्षण मात्र में खड़ा होकर बोला, यह मोटा मुझे क्या बहादुर बनाएगा आंटी, मैं इसका कचूमर निकाल दूंगा। समय के साथ सब आश्चर्य की सीमाओं से बाहर आए और प्रशंसनीय दृष्टि से विकास को देखा। विकास कूलों पर हाथ रखे किसी शातिर की भांति खड़ा था। जूडान, वह जैक्सन के अच्छे योद्धाओं में से एक था। उसे एक लड़की की फ्लाइंग किक खाकर अपना लड़खड़ाकर गिर जाना अच्छा न लगा, अतः क्रोधित होकर विकास की ओर बढ़ा। विकास के छोटे छोटे हाथ कराटे की शक्ल में आ गए। जूडान, भैंसे जैसे शरीर वाला। विकास, 10 वर्ष का बालक। आमने सामने प्रतिद्वंदी के रूप में, किंतु विकास के चेहरे पर खोजने के पश्चात भी कहीं कोई घबराहट, कोई झिझक अथवा कोई भय नजर नहीं आता था। ऐसा लगता था मानो उसे स्वयं पर पूरा विश्वास हो गया जूडान को पराजित कर देगा। आत्मबल, ये भी तो उसे अल्फांसे ने सिखाया था। जूडान खूनी आंखों से विकास को घूरता हुआ निरंतर उसकी ओर बढ़ रहा था, किंतु एक विकास था कि उसकी आंखों में झांके जा रहा था। और उस समय तो जूडान अपने होशो आवाज़ खो बैठा जब अचानक विकास ने शरारत से उसे आंख मार दी। एक विचित्र डकार के साथ जूडान विकास पर झपटा, किंतु वाह रे विकास, लड़का हो तो तुम जैसा। ठीक तब जबकि जूडान उस पर झपटा, वह फुर्ती के साथ अपने स्थान से उछला और अपनी 2 उंगलियां जूडान की आंखों में मार दी। जूडान के कंठ से एक भयानक डकार निकली। आंखें मीचकर उसने विकास को पकड़ने के लिए हाथ फैलाया, किंतु विकास उसकी पकड़ से बाहर था। विकास हवा में लहराता हुआ फर्श पर गिरा और तुरंत फुर्ती के साथ उठकर एक जोरदार लात जूडान के पीछे से मारी। लड़खड़ाकर जूडान मुंह के बल फर्श पर गिरा, किंतु अगला पल अत्यंत भयानक, हाथियों जैसी शक्ति का वारिस ज्ञान गरजता हुआ। अभी तक वह विकास को सिर्फ एक बच्चे की हैसियत से देख रहा था, किंतु अब वह खतरनाक हो रहा था। खड़ा होकर भयानक तरीके से वह विकास की ओर बढ़ा। तभी विकास बोला, ये सब क्रैमर अंकल के दाव हैं मोटे, मैं तेरी तोंद पिचका दूंगा। जूडान का क्रोध चरम सीमा पर जा पहुंचा। वह विकास पर झपटना ही चाहता था कि ठहरो जूडान, जैक्सन बोली, तुम मर्डरलैंड का कानून तोड़ने जा रहे हो। जूडान टिटक गया। उसने क्रोध को दबाते हुए जैक्सन से कहा, ग्रेट प्रिंसेस, ये लड़का मेरी दी हुई स्वतंत्रता का अधिक लाभ उठा गया है। क्या इसने 2 बार मुझ पर हमला करके मर्डरलैंड के कानून को नहीं तोड़ा है? अभी विकास मर्डरलैंड के कानून से परिचित नहीं है। क्षमा करना महान जैक्सन, कहकर जूडान पीछे हट गया। हॉल में उपस्थित समस्त व्यक्तियों की प्रशंसनीय दृष्टि विकास पर ही जमी हुई थी। स्वयं जैक्सन भी विकास की फुर्ती, दांव और साहस पर आश्चर्यचकित थी। वह बोली, मिस्टर विकास। यस आंटी। तो तुम्हें अल्फांसे ने दक्ष कर दिया है? इतना तो बना ही दिया आंटी कि इस मोटे का कचूमर निकाल दूं। मिस्टर विकास, मानते हैं कि अल्फांसे ने तुम्हें छोटी सी आयु के लिहाज से काफ़ी दक्ष कर दिया, किंतु ये अच्छी तरह जान लो कि मर्डरलैंड में वह दक्षता कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सैम अल्फांसे भी चूहा सा लगता है। तुम्हें शायद झूठ बोलने की आदत है, विकास बोला। मुझे तो ऐसा लगता है कि मर्डरलैंड में इस मोटे जैसे मच्छर भरे पड़े हैं। अगर क्रैमर अंकल यहाँ आ जाएं तो इन मच्छरों को एक हाथ से मसल दें। खैर, फिलहाल तुमसे अधिक बात करने का मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि दुनिया भर के रेडियो पर अपनी घोषणा भी प्रसारित करनी है। विकास शांत रहा। जैक्सन फिर बोली, इसलिए तुम यहाँ का कानून सुनो। यहाँ लड़के लड़कों से ही टकरा सकते हैं। तुम से 15 साल के किसी भी लड़के से टकराने के अधिकारी हो। अगर इससे बड़े किसी भी व्यक्ति से टकराए तो मर्डरलैंड के कानून के अनुसार तुम्हें भयानक सज़ा दी जाएगी। मतलब ये कि इस मोटे से नहीं टकरा सकता? नहीं, मुझे दुख है। विकास ने ऐसी सूरत बनाई मानो अभी रो पड़ेगा। अब तुम्हें मर्डरलैंड की नागरिकता स्वीकार करनी होगी। कैसे? देखते रहो। और फिर मर्डरलैंड के कानून के अनुसार फौलाद की वह मोहर जिसका अग्रिम भाग दहक रहा था, विकास की पीठ पर रखकर निशान बना दिया गया। विकास की खाल जली, पीड़ा भी हुई, किंतु दांतों पर दांत जमाकर सह गया। अब उसकी पीठ पर मर्डरलैंड की मोहर लग चुकी थी, अतः वह मर्डरलैंड का नागरिक बन गया था। तत्पश्चात जैक्सन का सिंहासन स्टार में बदला। संगीत की लहरों के साथ वह हॉल से विलुप्त हो गई। प्रिंस जैक्सन, प्रिंसेस ऑफ मर्डरलैंड। अभी अभी वह समस्त धरतीवासी निवासियों तक रेडियो के माध्यम से अपनी घोषणा अथवा चेतावनी देकर लौटी थी, और ये उसका निजी कमरा था। कमरे में आते ही उसने एक टीवी स्क्रीन ऑन कर दी। उस पर एक चित्र उभर आया, बिल्कुल साफ और रंगीन चित्र।
यह स्पेस में बसे मर्डरलैंड की एक सड़क का स्पष्ट दृश्य था। सड़क पर मर्डरलैंड के निवासियों की चहल पहल थी। उसने इसी प्रकार कई दृश्य बदले और अंत में एक सुनसान सी सड़क और उस पर अपनी ही मस्ती में बढ़ता हुआ विकास। और बस यह दृश्य स्थायी था। जैक्सन सामने एक विचित्र सी कुर्सी पर आराम से बैठ गई विकास की हरकतें देखने लगी। विकास कुछ दादा टाइप अंदाज में लापरवाही के साथ सीटी बजाता हुआ बढ़ रहा था। सीटी की आवाज़ कमरे में भी गूंज रही थी। जैक्सन के कमल समान अधरों पर धीमी व मोहक मुस्कान नृत्य कर रही थी। सहसा जैक्सन चौंकी। स्क्रीन पर एक अन्य दृश्य उभरा। ये कुछ लड़के थे, मर्डरलैंड के ही निवासी। ये लोग विकास के सामने से आ रहे थे। जैक्सन जानती थी कि ये सभी लड़के साथी हैं और मर्डरलैंड के बाल सेवकों में उच्च पद ग्रहण करना चाहते हैं और उसके लिए शर्त है कि एक बच्चा 5 खून करे। इन लड़कों का सरगना अत्यंत खतरनाक लड़का था। नाम था सैबरीन। तब तक 3-4 खून करके समस्त शर्तें पूरा कर चुका था। अब उसे सिर्फ एक खून और करना था। सैबरीन लड़कों में सबसे आगे था। हालांकि सैबरीन लगभग 15 वर्ष का था और शरीर में किसी प्रकार भी कम न था, किंतु विकास 10 वर्ष का होते हुए उससे कहीं अधिक शरीर रखता था, किंतु मुख पर वही 10 वर्ष के बालकों जैसी मासूमियत। विकास ने उन लोगों की कोई विशेष चिंता नहीं की, बल्कि उसी प्रकार मस्ती में सीटी बजाता हुआ उनके निकट से गुजर गया। वे लड़के उसकी बगल से गुजर तो गए, किंतु गुजरते ही सैबरीन कुछ ठहर गया और लापरवाही के अंदाज में जाते हुए विकास को देखा। विकास बेखबर था। सैबरीन ने उसकी ओर देखकर फिर अपने साथियों पर एक नज़र डाली। सभी समझ रहे थे कि सैबरीन क्या चाहता है। अतः एक बोला, सैबरीन, तुम्हारा अंतिम शिकार अधिक शक्तिशाली नहीं है, लेकिन यह है कौन? आज से पहले मर्डरलैंड में नहीं देखा, नया लगता है। जबकि विकास इन बातों से अनभिज्ञ चला जा रहा था, किंतु ये बात सिर्फ जैक्सन अथवा उन लड़कों की निगाहों में हो सकती थी। वास्तविकता ये थी कि उनका एक एक शब्द विकास सुन रहा था। जैक्सन आराम से कुर्सी पर बैठ गई। वह जानती थी सैबरीन भी अपनी आयु के अनुसार खतरनाक लड़का है और विकास को तो वह देख ही चुकी थी। अतः अब वह ये देखना चाहती थी कि कौन अधिक शक्तिशाली और खतरनाक है। इधर सैबरीन ने विकास को आवाज़ कुछ इस प्रकार दी, अबे ओ कबूतर। किंतु विकास का जवाब और हरकत दोनों ही विचित्र था। कुछ ऐसा विचित्र कि जैक्सन भी मुस्कुराए बिना न रह सकी। उसने देखा विकास का जवाब, यस मच्छर। विकास ने उसी प्रकार लापरवाही के साथ कहा, किंतु आश्चर्य यह था कि उसने तनिक भी पीछे देखने का प्रयास नहीं किया। ऐसा लगता था मानो ये लफ्ज़ विकास ने उसे ना कहकर किसी अन्य को कहे। वह थमा भी नहीं था, निरंतर आगे बढ़ता जा रहा था। सैबरीन व उसके साथियों ने कभी ऐसा लड़का नहीं देखा था। सबकी निगाहें एक बार टकराई और सैबरीन फिर अकड़कर चीखा, अबे ओ मुर्गी के, सुनाओ प्यारे भूतनी के। विकास बिना मुड़े उसी प्रकार बढ़ता हुआ बोला। सैबरीन को बड़ा ताव आया। वह एकदम विकास के पीछे दौड़ा, किंतु विकास, ऐसा लगता था मानो उसे इस बात की लेश मात्र भी चिंता नहीं थी। वह अपने पीछे निरंतर निकट आते भागते कदमों की आहट ध्यान से सुन रहा था, किंतु प्रत्यक्ष में फिर वही लापरवाही। जबकि वास्तव में यह 10 वर्ष का लड़का इस समय पूर्णतया सतर्क था। अल्फांसे का एक एक दाव उसके दिमाग में चक्कर लगा रहा था। अल्फांसे ने उसे यह भी सिखाया था कि 2 ही आंखों से बिना गर्दन घुमाए पीछे कैसे देखा जाता है। अल्फांसे ने उसे बताया था कि इस प्रकार पीछे देखने के लिए न सिर्फ आंखों की आवश्यकता होती है, बल्कि कान भी पीछे ही होने चाहिए, जो आहट सुनकर आंखों का काम करते हैं। और वास्तव में विकास प्रत्यक्ष में लापरवाह था, किंतु वास्तव में पूर्णतः सतर्क। उसने महसूस किया कि भागता हुआ सैबरीन उसके अत्यंत निकट आ गया। वह अब सिर्फ उससे 2 गज की दूरी पर ही है, किंतु वह मुड़ा नहीं। उसी प्रकार चलता हुआ वह अनभिज्ञता प्रकट करता रहा। ए चिड़ी मार, मैं तुझसे ही कह रहा हूँ। विकास के कानों के पर्दे से सैबरीन का वाक्य टकराया। मैं भी तुम्हारी ही बातों का जवाब दे रहा हूँ, चिड़ी के गुलाम। विकास फिर उसी प्रकार बोला और अगले पल सैम जैक्सन हतप्रभ रह गई। सैबरीन ने भयानक फुर्ती दिखाई। वह उछलकर विकास को पीछे से लात मारना चाहता था, किंतु विकास न जाने किन आंखों से पीछे देख रहा था। बेचारे सैबरीन की फुर्ती धरी की धरी रह गई। उससे कहीं अधिक फुर्ती दिखाई विकास ने, उस 10 वर्ष के लड़के ने। वह उछलकर अपने स्थान से हट गया। परिणाम स्वरूप सैबरीन को खाली सड़क का स्वाद लेना पड़ा। जैक्सन बड़ी दिलचस्पी के साथ सब कुछ देख रही थी। इस बार विकास उसकी ओर मुड़ा और बोला, चूहों का शेर के निकट फुदकना अच्छा नहीं होता मिस्टर चिड़ी के गुलाम। जैक्सन के अधरों पर फिर मुस्कान आई। वैसे वह विकास से काफ़ी प्रभावित हुई थी। उसने आज तक ऐसा लड़का ना देखा था जो 10 वर्ष की अल्पायु में ही इतने पैतरे सीख जाए। मनी मन उसे अल्फांसे का लोहा मानना पड़ा, जिसने उस मासूम विकास को इतना ट्रेन कर दिया था। इधर सैबरीन भी फुर्ती के साथ खड़ा हो गया। 15 वर्ष का यह लड़का भी शारीरिक शक्ति में कम नहीं था। उसका होंठ फट गया था, जहाँ से खून छलकने लगा था। हाथ से खून साफ करता हुआ वह बोला, अभी मालूम हो जाएगा कि चूहा कौन है और शेर कौन। क्यों, क्या तुम अब मेरे पास नहीं आओगे? विकास शरारत भरे लहजे में बोला। सब लड़कों ने उसके चारों ओर व्रत बना लिया। वे लड़ाई का जायज़ा ले रहे थे। मर्डरलैंड में तो बचपन से ही सिर्फ एक ही बात की शिक्षा दी जाती थी, और वह थी बहादुरी। इधर सैबरीन ने कुछ अधिक ही फुर्ती दिखाई, लिहाजा एक शक्तिशाली घूसा विकास के जबड़े पर पड़ा। जनाब के मुख से एक चीख निकली और फर्श का आलिंगन। किंतु अगला पल दोनों की फुर्ती की परीक्षा।
इधर सैबरीन ने फर्श पर पड़े विकास पर जंप लगाई। उधर विकास को अल्फांसे का दाव ध्यान आया और फर्श पर ही 2-3 करवटें ले गया। सैबरीन को फिर खाली फर्श। विकास उछलकर खड़ा हो गया। खड़ा होना सैबरीन ने भी चाहा था, किंतु इसका क्या किया जाए कि विकास की एक जोरदार फ्लाइंग किक ने उसे फिर चीखने और फर्श चाटने पर मजबूर कर दिया। प्यारे मच्छर, विकास ने व्यंग्य किया, 5वां शिकार अधिक शक्तिशाली नहीं है। सैबरीन ने फिर उठना चाहा, किंतु उसके जबड़े पर पड़ने वाला घूसा उसकी सहन शक्ति से बाहर था। वह लड़खड़ाया। सैबरीन दोहरा हो गया, किंतु झुकते ही विकास का घुटना उसके चेहरे पर पड़ा। वह फिर सीध हुआ, फिर कैरेट, फिर घुटना। क्रम चलता रहा। सैबरीन का चेहरा लहू से लाल हो गया था। उसे विकास ने कुछ करने का अवसर ही नहीं दिया था और छठी का दूध याद दिला दिया था। जैक्सन स्वयं विकास की फुर्ती व चतुराई पर चमत्कृत थी। 10 वर्ष के लड़के के लिए सभी कुछ आश्चर्यजनक, और तब जबकि विकास ने एक अन्य कमाल दिखाया। जैक्सन न सिर्फ चमत्कृत रह गई बल्कि उसकी आंखें भी आश्चर्य से फैल गई। प्रिंसेस को अपनी आंखों पर विश्वास ही न हुआ, किंतु प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। सामने वाला दृश्य कठोर पत्थर की भांति सत्य था। सैबरीन के कंठ से भयानक डरावनी चीख निकली। अगली पल वह बुरी तरह फर्श पर पड़ा चीख रहा था, ऐसे मानो हजारों चाकू उसके जिस्म में घुसे हुए, जिनकी पीड़ा वह सहन न कर पा रहा हो। वह बुरी तरह फर्श पर पड़ा मचल रहा था और साथ ही दयनीय ढंग से चीख रहा था। और जैक्सन विकास को देख रही थी। विकास, उसकी समझ में नहीं आया कि विकास लड़का है अथवा खतरनाक शैतान। वास्तव में गजब था वह लड़का, कितनी कम आयु और उस जैसा भयंकर दांव। उफ, क्या उसे कोई लड़का कह सकता है? नहीं, ये लड़का नहीं, शैतान था। बालक के रूप में एक शैतान। जी हाँ, विकास ने, उस लड़के ने सैबरीन को ही मारा था, 10 वर्ष की अल्पायु में। और इतना खतरनाक दाव, वह भी इतनी फुर्ती के साथ, इतना सदा हुआ कि देखने वाले की आंखें आश्चर्य से फैल जाए। सैबरीन, वह तो अभी तक चीख रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। कुछ देर तड़पने के पश्चात उसकी चीखें शांत हो गई। वह ठंडा पड़ गया था। जैक्सन इस खतरनाक लड़के को देखती रह गई। विकास ने सैबरीन के मस्त जिसमें एक ठोकर मारी और बोला, मच्छर। और अगले पल जैक्सन फिर चौंकी। विकास ने फिर फुर्ती दिखाई, उससे पूर्व की कोई कुछ समझ सके। उन लड़कों में से एक के जबड़े पर उछलकर फ्लाइंग किक मारी। वह लड़का चीखा और अगले ही पल विकास के हाथ पैरों में मानो बिजली भर गई थी। वह चमत्कार कर देने वाले ढंग से उस लड़के की पिटाई कर रहा था। उस लड़के की चीखें निरंतर गूंज रही थी। विकास के जौहर को देखकर सभी लड़के घबरा गए और भाग खड़े हुए। इधर इधर विकास ने उस लड़के के जबड़े पर एक अंतिम घूंसा रसीद किया। परिणाम स्वरूप वह फर्श पर गिरा और बजाय उठने के लंबी लंबी सांसें लेने लगा। विकास ने भागते लड़कों को देखा और बोला, कुत्ते। और फिर विकास ने एक अंतिम दृष्टि उन दोनों के जिस्मों पर डाली और फिर अपनी राह पर आगे बढ़ गया। वह उसी प्रकार सीटी बजाता हुआ जा रहा था। उसकी चाल में भी पहले की भांति लापरवाही थी। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था जैसे पिछली घटनाओं का उस पर कुछ प्रभाव रहा। विकास की प्रत्येक हरकत जैक्सन के मन में स्थान बना रही थी। जैक्सन की समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस लड़के को क्या उपाधि दे। विकास कितनी शीघ्र कितना विकास कर गया। जैक्सन निरंतर स्क्रीन पर उसे देखती रही। उसने रास्ते में अन्य अनेक ऐसी हरकतें की जिनसे जैक्सन बार बार चमक कर रह जाती थी। उसे ऐसा लगता ही नहीं था जैसे विकास 10 वर्ष का हो। उसकी प्रत्येक हरकत जैक्सन के दिमाग पर अलग ही प्रभाव छोड़ रही थी। उसे लग रहा था जैसे विकास और अधिक विकास करके बड़े बड़े छात्रों को हिलाकर रख सकता है। उसके दिमाग में तुरंत एक विचार आया, क्यों ना वह विकास को मर्डरलैंड का सहयोगी बना ले। किंतु तभी उसे याद आया, अल्फांसे तो विकास को मर्डरलैंड का दुश्मन बना चुका है। जैक्सन के मन में निरंतर अनेकों अनेक विचार आ रहे थे और वह स्क्रीन पर ऊधम मचाते विकास को देख रही थी। अंत में विकास एक होटल में घुस गया। बिना हॉल में ठहरे वह होटल के एक बाथरूम में पहुंच गया, किंतु उस समय जैक्सन बिना चौंके न रह सकी जब विकास ने बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद करके सावधानी के साथ गले से लॉकेट निकाला और उसका ट्रांसमीटर ऑन करके बोला, हेलो हेलो, यस मैं विकास बोल रहा हूँ, हेलो हेलो। दूसरी तरफ से विजय की आवाज़, यस झकझकिए अंकल, मैं विकास हूँ। अरे विकास, कहाँ हो तुम? विकास, विजय के चौंकने का स्वर, मैं मर्डरलैंड में हूँ अंकल। मर्डरलैंड कहाँ है? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में कहाँ? स्पेस में। जैक्सन ने उसकी बातों का एक एक शब्द सुना। वास्तव में वह विकास का साहस और बुद्धि देखकर चौंकी भी थी। उसे ये लड़का बहुत ही अधिक खतरनाक लगा। उसके अधरों पर ऐसी मुस्कान आई कि मानो वह विकास की इस हरकत से अत्यंत प्रसन्न हो। उधर विजय और विकास की बातें चल रही थी और उधर जैक्सन ने एक बटन दबाया। साथ ही एक स्क्रीन पर एक लोहे का विचित्र सा इंसानी पुतला नजर आया। तभी जैक्सन बोली, वे गेट नंबर X5। यस मैडम, एक अत्यंत घबराहट भरी आवाज़। होटल क्लाइम के बाथरूम में एक लड़का है, उसे सुरक्षित मेरे पास लाओ। ओके ग्रेट प्रिंसेस, वह लोहे का व्यक्ति बोला और फिर लोहे के व्यक्ति ने विकास को कंधे पर डाल लिया। वह छटपटाया किंतु निरर्थक। और तब जबकि उसे हॉल में जैक्सन के आगे पटक दिया गया। जैक्सन ने कहा, क्यों विकास?
मॉडरलैंड के साथ गद्दारी की? गद्दारों के साथ गद्दारी की जाती है। और उस समय विकास आश्चर्यचकित रह गया जब उसे मॉडरलैंड के कानून के अनुसार गद्दारी के इनाम के रूप में बाल सेवकों के रूप में मॉडरलैंड की सरकार में सम्मिलित कर लिया गया। उसे विशेष कपड़े और एक बिल्ला देकर सम्मानित किया गया और साथ ही उसे और अधिक गद्दारी करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि गद्दारी करके वो उच्च पद पर पहुंच सकता था। किंतु उसका वह लॉकेट उससे ले लिया गया। ये एक अंतरिक्ष यान था, कुछ विचित्र सा अंतरिक्ष यान। ये था भारत के एक होनहार वैज्ञानिक शुभ्रांत का नया आविष्कार। किंतु दुनिया ही नहीं बल्कि स्वयं भारत की आम जनता भी इससे अनभिज्ञ थी कि भारत ने भी इतनी प्रगति कर ली है कि वे भी अंतरिक्ष में सैर कर सकें। प्रोफेसर ने अपने इस प्रथम अंतरिक्ष आविष्कार का नाम सारफेस्टा रखा था। कुछ विशेष व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था कि शुभ्रांत ने इस अंतरिक्ष यान का आविष्कार किया। ये बात अत्यंत ही गोपनीय रखी गई थी। शुभ्रांत ने यह सारफेस्टा 10 वर्ष के कठोर परिश्रम के उपरांत बनाया था। और अब ऐसे गंभीर समय में, जबकि संपूर्ण धरती काँप रही थी, यत्र तत्र सर्वत्र मॉडरलैंड का आतंक व्याप्त था, समस्त धरती त्राही त्राही कर रही थी। कभी भी कोई शहर दहक कर आग की लपटों में गिर जाता, किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अमेरिका व रूस जैसी महाशक्तियां मॉडरलैंड की शक्ति से काँप कर रह गई थी। कितना गंभीर था ये समय। इसी नाजुक समय पर शुभ्रांत का सारफेस्टा फरिश्ता बन गया। विजय विकास से बातें करके विजय को जानकारी मिली कि मॉडरलैंड स्पेस में ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार था। उसने अल्फांसे को बताया। अल्फांसे ने तुरंत अंतरिक्ष यात्रा की सलाह दी। विजय ब्लैक बॉय से मिला, समस्त स्थिति बयान की। सुनकर ब्लैक बॉय की आंखें खुशी से चमकने लगी। कुछ ही पल में ब्लैक बॉय ने सीक्रेट सर्विस का चीफ होने के नाते सीधे प्रधानमंत्री से संबंध स्थापित किया। जब प्रधानमंत्री ने यह जाना कि रघुनाथ के लड़के विकास ने 10 वर्ष के उस बालक ने धरती को मॉडरलैंड का पता बताया, धरती निवासियों की वर्तमान सर्वश्रेष्ठ जटिल परिस्थिति को हल किया है, तो उनके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। किंतु यह समय आश्चर्य करने का नहीं बल्कि तेजी से काम करने का था। समय के साथ धरती पर मॉडरलैंड का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। मॉडरलैंड के झंडे धरती के प्रत्येक देश पर पहुंच चुके थे। कुछ छोटे मोटे देशों ने तो मॉडरलैंड के सामने हथियार डाल दिए थे। उनके राष्ट्रीय झंडों के स्थान पर मॉडरलैंड के झंडे फहरा रहे थे, जिन पर एक बड़ा सा स्टार बना हुआ था और ठीक बीच में जैक्सन की फ़ोटो थी। जिन लोगों ने हथियार नहीं डाले थे उन्हें निरंतर जैक्सन द्वारा धमकियां दी जा रही थीं। अराजकता फैलती जा रही थी। अतः यह समय आश्चर्य व्यक्त करने का नहीं था, बल्कि तीव्रता के साथ कार्य करने का था। और वास्तव में प्रधानमंत्री ने अत्यंत तीव्रता से कार्य किया। प्रधानमंत्री को यह विदित था कि शुभ्रांत ने सारफेस्टा का निर्माण किया है। उन्होंने तुरंत शुभ्रांत से संबंध स्थापित किया और मानव जाति के कल्याण के लिए सारफेस्टा की मांग की। शुभ्रांत को यह जानकर अपार हर्ष हुआ कि उसका सारफेस्टा इतने गंभीर समय में मानव जाति के कल्याण के लिए उपयोग किया जा रहा है। अतः शुभ्रांत सहज तैयार हो गया। और इस समय सारफेस्टा शुभ्रांत का आविष्कार आश्चर्यजनक तीव्र वेग से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर था। और सारफेस्टा के कक्ष में मौजूद थे 4 खतरनाक इंसान। अल्फांसे, परिस्थितियों के साथ रंग बदलने वाला खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी। विजय के साथ सीक्रेट सर्विस के अन्य 2 एजेंट अशरफ और आशा। जी हाँ, ये चारों व्यक्ति सारफेस्टा में उपस्थित थे। उनके जिस्म पर अंतरिक्ष यात्रा के लिबास थे, पीठों पर ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर। यह यात्रा अत्यंत गोपनीय रखी गई थी। गिने चुने व्यक्तियों को ही इसकी जानकारी थी। विजय, अशरफ, आशा और अल्फांसे के अतिरिक्त इस यात्रा के विषय में सिर्फ अन्य 3 व्यक्ति और जानते थे। पहला, सारफेस्टा का निर्माणकर्ता यानी शुभ्रांत। दूसरा, सीक्रेट सर्विस का चीफ ब्लैक बॉय। और तीसरे, प्रधानमंत्री। इनके अतिरिक्त कोई भी नहीं जानता था कि 4 खतरनाक इंसान मॉडरलैंड रवाना हो चुके हैं। सारफेस्टा में आश्चर्यचकित कर देने वाली विशेषताएं थीं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण ये हैं। पहली ये कि सारफेस्टा अदृश्य था। दूसरी ये कि सारफेस्टा के चारों ओर का दृश्य अंदर रखी स्क्रीन पर देख सकते थे। तीसरी, सारफेस्टा का संबंध निरंतर धरती पर स्थित शुभ्रांत की प्रयोगशाला से रहता था। चौथी ये कि जब सारफेस्टा स्टार्ट होता था तो बहुत अधिक ध्वनि होने पर भी उसकी ध्वनि नहीं होती थी, क्योंकि उसमें लगभग 8-10 शक्तिशाली साइलेंसर लगे थे। पांचवी, उसके स्टार्ट होने से जो धुआं निकलता था वह उसी में संलग्न एक चमड़े के विशाल ब्लैडर में भर जाता था, जिसे ऊपर जाकर निकाल दिया जाता था। इन्हीं विशेषताओं के कारण तो सारफेस्टा की यात्रा अत्यंत गोपनीय थी, वरना आवाज़ और धुएं के कारण वह गोपनीयता नष्ट हो जाती। इन विशेषताओं के अतिरिक्त सारफेस्टा में अन्य बहुत सी विशेषताएं थीं। इस समय अल्फांसे और अशरफ सारफेस्टा की चालक सीटों पर बैठे थे। शुभ्रांत ने इन चारों को ही सारफेस्टा के इंजन की कार्यविधि से अवगत करा दिया था। विजय के हाथ में एक माइक सा था, जिसका संबंध प्रोफेसर शुभ्रांत से था। आशा किन्हीं यंत्रों में उलझी हुई थी। मिस्टर विजय, शुभ्रांत की आवाज़ स्पीकर पर उभरी। यस प्रोफेसर, मैं तुम्हारे सारफेस्टा पर निरंतर नज़र रख रहा हूँ। कैसे सर?
मेरे सामने एक स्क्रीन रखी है, इसमें सार्फेस्टा साफ दिखाई दे रहा है, जो तीव्र गति से स्पेस की ओर अग्रसर है। आपकी प्रयोगशाला काफ़ी विशाल है। आप भारत के महान वैज्ञानिक हैं। थैंक यू। लेकिन प्रोफेसर, आप तो कह रहे थे कि सार्फेस्टा अदृश्य रहेगा। मिस्टर विजय, सुभ्रांत बोला, सार्फेस्टा अदृश्य है, निसंदेह अदृश्य है, उसे कोई नहीं देख सकता। किंतु मैंने एक ऐसी स्क्रीन का आविष्कार भी कर लिया जिस पर अदृश्य वस्तुओं को देखा जा सकता है, और इस समय मैं उसी स्क्रीन के सामने बैठा हूँ। गुड, विजय के मुख से निकला, और फिर सिलसिला इसी प्रकार चलता रहा। सार्फेस्टा तीव्र गति से लक्ष्य की ओर अग्रसर था। विजय और सुभ्रांत बातें करते रहे। अल्फांसी और अशरफ चालक सीटों पर जमे रहे। आशा न जाने किन यंत्रों में उलझी रही। यात्रा तेजी से होती रही, किंतु अचानक एक आश्चर्यजनक घटना। प्रोफेसर सुभ्रांत की घबराई हुई आवाज़, विजय, ये क्या है? क्या है प्रोफेसर? विजय के साथ सभी चौंके, क्योंकि प्रोफेसर के शब्द सभी सुन रहे थे। ये क्या है? ऐसा लगता था जैसे प्रोफेसर कोई अनहोनी बात देख रहा हो। क्या बात है प्रोफेसर? विजय उत्सुकता के साथ चीखा। विजय, जल्दी से वह स्क्रीन ऑन करो जिसके जरिए तुम सार्फेस्टा की भारी बॉडी देख सकते हो। सुभ्रांत के लहजे में चिंता के भाव स्पष्ट थे। मिस गोगिया पाशा, जल्दी करो, विजय चीखा। आशा ने फुर्ती का परिचय देते हुए स्क्रीन ऑन कर दी। सब बुरी तरह चौंके। वास्तव में दृश्य चौंका देने वाला था। चारों के चेहरों पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। सभी हैरत में पड़ गए। तभी विजय चीखा, ये क्या है प्रोफेसर? पता नहीं मिस्टर विजय। सुभ्रांत का सर डूबा हुआ सा था। चारों की निगाहें स्क्रीन पर जमी हुई थी। सबकी आंखों में अथाह आश्चर्य की परछाइयां थीं। स्क्रीन पर सार्फेस्टा की बॉडी का दृश्य था, किंतु उसके साथ ही एक आश्चर्यजनक बात और देख रहे थे, जो लगभग असंभव ही थी। सार्फेस्टा के चारों ओर भयंकर आग की लपटें लपलपा रही थी। आग के शोले उठ रहे थे। ये लपटें एक रेखा में थीं और उस रेखा ने सार्फेस्टा को पूर्णतया चारों ओर से घेर रखा था। लपलपाती आग की उस रेखा ने सार्फेस्टा को चारों ओर से घेर लिया था। सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि आग का यह दायरा सार्फेस्टा को घेरे निरंतर उसी गति से बढ़ रहा था। आग की ये रेखा कहीं से पीली दिखाई दे रही थी तो कहीं से नीली, और कहीं कहीं तो लाल आग के शोले दहक रहे थे। लपलपाती आग से चिंगारियां निकलकर इस प्रकार वायुमंडल में छितरा जाती थी मानो किसी पटाखे के पलीते में आग लगी हो। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर क्या भला है, इसका रहस्य क्या है। एकाएक एक अन्य दिल हिला देने वाली घटना। एक ही पल चारों में से कोई भी अपने आप को संभाल ना सका। चारों ही सार्फेस्टा के फर्श पर गिरे। विजय के हाथ से माइक छूट गया। सार्फेस्टा को एक अत्यंत तीव्र झटका लगा। एक अन्य खौफनाक कारनामा, एक और खौफनाक घटना। देखते ही देखते सार्फेस्टा उल्टा होने लगा। चारों जाबाज चकराए। अल्फांसे फर्श पर रेंगा और माइक उठाकर चीखा, हेलो प्रोफेसर, हेलो। किंतु दूसरी ओर से उत्तर में सन्नाटा था, मौत जैसा गहन सन्नाटा। तभी एक अन्य तीव्र झटका सार्फेस्टा को लगा। वे चारों फिर एक बार जोर से फर्श पर गिरे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ आग की रेखा अभी तक उन्हें घेरे हुए थी। प्रोफेसर सुभ्रांत से संबंध विच्छेद हो चुका था। सार्फेस्टा निरंतर झटके खा रहा था। विजय, अल्फांसे, अशरफ व आशा का बुरा हाल था। फर्श पर गेंद की बातें इधर उधर लुढ़क रहे थे। वे असहाय थे, कुछ करने में असमर्थ थे। और अगला पल, कयामत का पल, मानो साक्षात मौत। सार्फेस्टा मानो एक झटके के साथ नष्ट हो गया। उसके ना जाने कितने पुर्जे नष्ट हो गए। टेलीविज़न स्क्रीन तो खील खील होकर बिखर गई। एक साथ चारों की चीखें निकल गईं। आश्चर्य वास्तव में महान था। एक झटके के साथ सार्फेस्टा उलट गया था, बिल्कुल उल्टा। उसकी छत धरती की ओर हो गई थी और फर्श आकाश की ओर। सभी कुछ आश्चर्यजनक था। सार्फेस्टा के फर्श का सारा सामान सार्फेस्टा की छत पर पड़ा था, जो इस समय फर्श का काम दे रही थी। वहीं पड़े थे वे चारों। फर्श छत बनी हुई थी और छत फर्श। उन चारों को काफ़ी चोटें आई थीं। सार्फेस्टा को निरंतर तीव्र झटके लगते रहे। चारों जाबाज कुछ भी करने में असमर्थ थे। वे झटकों के साथ इधर उधर लुढ़क रहे थे। सार्फेस्टा की मशीनरी पूर्णतः नष्ट हो चुकी थी। और फिर एक अन्य हैरतअंगेज कारनामा। तीव्र झटकों के साथ ही साथ सार्फेस्टा शन शन सीधा होने लगा, और फिर देखते ही देखते सार्फेस्टा सीधा हो गया। सारी मशीनरी समाप्त हो ही गई थी। मशीनरी के नष्ट हो जाने के पश्चात भी सार्फेस्टा निरंतर पूर्ण वेग से गतिशील था। अब ये लोग संभल गए थे, किंतु कुछ करने में अब भी असमर्थ थे। अब सार्फेस्टा कोई यान नहीं बल्कि धातु का बना महज एक डिब्बा रह गया था, क्योंकि मशीनरी तो नष्ट हो ही चुकी थी। विजय संभल कर झटके सहता हुआ एक दीवार तक पहुंचा और उसने एक खिड़की खोल दी। खिड़की खुलते ही वे दंग रह गए। आग की रेखा अब भी सार्फेस्टा के साथ ही थी। हेलो, धरती के जाबाज व्यक्तियों, सहसा उनके दिमागी तार झंझनाए। उनकी समझ में घटनाओं का रहस्य आता जा रहा था। सार्फेस्टा के अंदर गूंजने वाली ये आवाज़ प्रिंसेस जैक्सन के अतिरिक्त किसी की ना थी। सभी हक्के बक्के से इधर उधर देख रहे थे। आप लोग मर्डरलैंड की खोज में निकले हैं। मैं कामना करती हूँ कि आप मर्डरलैंड सुरक्षित पहुँच जाए। वैसे वह लड़का विकास तुम सबका बाप साबित हुआ है, और मैं धन्यवाद देती हूँ मिस्टर अल्फांसे को।
जिन्होंने विकास को आश्चर्यजनक जौहर सिखाकर उसे अत्यंत खतरनाक व्यक्ति बना दिया। वास्तव में मिस्टर अल्फांसे, हम मान गए कि तुमने विकास को मर्डरलैंड का दुश्मन बना दिया, लेकिन इस समय वही दुश्मन मर्डरलैंड की सरकार में सम्मिलित कर लिया गया, क्योंकि उसने तुम्हें बताया कि मर्डरलैंड स्पेस में। किंतु मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि ये जानते हुए भी मर्डरलैंड स्पेस में स्थित है। आप मर्डरलैंड को किसी भी कीमत पर खोज नहीं सकते, क्योंकि मर्डरलैंड अदृश्य है। चारों शांति के साथ सार्फेस्टा के फर्श पर पड़े थे। झटके अब नहीं लग रहे थे। प्यारे दोस्तों, अगर मैं चाहूँ तो एक पल में तुम्हें अंतरिक्ष के उस पार पहुँचा दूँ, जहाँ मरने के बाद ही जाते हैं, क्योंकि आप लोग चोरी छुपे उसमें प्रविष्ट होने के सपने देख रहे थे। अतः आप लोगों को मर्डरलैंड आना ही था, तो सार्फेस्टा को अदृश्य करने की क्या आवश्यकता थी। मैं जानती हूँ कि भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर सुब्रांत एक प्रगतिशील और होनहार व्यक्ति हैं, किंतु वे ये नहीं जानते कि मर्डरलैंड जैसी शक्ति से टक्कर लेना स्वप्न मात्र ही है। उन्होंने अपनी बुद्धि से सार्फेस्टा को अदृश्य तो कर दिया, किंतु ये नहीं सोचा कि मर्डरलैंड के पास ऐसी आंखें हैं जिनसे अदृश्य वस्तुओं को देखा जा सके। अगर अब भी मेरी वैज्ञानिक शक्ति से प्रभावित नहीं हो तो अपने सार्फेस्टा को देखो, क्या ये गतिशील है। सबने देखा। आश्चर्य से आंखें फैल गई। सार्फेस्टा इस समय स्थिर था। जानते हो स्पेस क्या चीज़ है? स्पेस वह स्थान है जहाँ जाकर कोई वस्तु बिना किसी बाहरी शक्ति के बाहर नहीं जा सकती। जानते हो, महाभारत के युद्ध के वे हाथी, घोड़े और रथ आज तक स्पेस में तैर रहे हैं, जिन्हें स्वयं भीम ने उठाकर स्पेस में फेंक दिया था। इसी प्रकार स्पेस में अनेकों वस्तुएं तैर रही हैं, जिन्हें शायद कभी स्पेस से निकलने का कोई प्रयास सफल नहीं हो सकता। ये सार्फेस्टा स्पेस में फेंक दिया जाए तो कैसा रहे। एक बार को तो चारों ही शहर गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे मरने के बाद भी उनके जिस्म स्पेस में ही तैरते रहेंगे। किंतु तभी जैक्सन आगे बोली, तुम मेरी वैज्ञानिक शक्ति तो देख ही रहे हो। तुम्हारा ये सार्फेस्टा इस समय हवा में लटका हुआ है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि ध्यान से देखो तो तुम सार्फेस्टा के दोनों और दो धुएं की लकीरें सी देखोगे। इन लकीरों के कारण ही तुम लोग वायु में लटके हो, क्योंकि इनमें से एक धुआं नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव। जब तक मैं ये धुआं ना हटा लूँ तब तक तुम्हारा सार्फेस्टा इसी तरह हवा में लटका रहेगा। और ये जो आग की रेखा देख रहे हो, अगर मैं इसे एक सेकंड के लिए भी तुम्हारे सार्फेस्टा से स्पर्श करा दूं तो तुम्हारे सार्फेस्टा के लाखों करोड़ों टुकड़े ही ना हो जाएं, बल्कि परमाणु में बदल जाएं, जो हमेशा ब्रह्मांड में ही चक्कर लगाते रहें। यह अग्नि की रेखा मेरा एक छोटा सा मजाक समझो, जो मेरे एक संकेत पर तुम्हें और तुम्हारे सार्फेस्टा को परमाणु में बदल डालेगी। यह आग की रेखा अन्य कुछ नहीं, सिर्फ लाल फास्फोरस की रेखा है, जिस पर खतरनाक किस्म का बारूद लिपटा हुआ है, जो धातु से क्रिया करते ही धातुओं को परमाणु में बदल देता है। जानते हो, परमाणु उन्हें कहते हैं जिन्हें नंगी आंखों से देखना संभव नहीं। किंतु घबराओ नहीं बहादुरों, मैं तुम्हारे सार्फेस्टा को नष्ट नहीं करूंगी, क्योंकि आप लोग मर्डरलैंड के नागरिक हैं, और मर्डरलैंड के किसी भी नागरिक को मैं बिना किसी अपराध के दंडित नहीं की थी। वैसे भी तुम जैसे साहसी, बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्तियों की ज़रूरत हमेशा मर्डरलैंड को रही है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे कोई हानि पहुँचाने के काबिल नहीं, लेकिन अगर किसी तरह पहुँचा भी दो तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगी, क्योंकि उससे मेरी ही ऐसी कोई कमज़ोरी उभर कर सामने आएगी जिसे मैं अभी तक पहचानती नहीं हूँ। विजय, अल्फांसे और आशा तो क्योंकि इससे पूर्व भी मर्डरलैंड में जैक्सन से मिल चुके थे, इसलिए जैक्सन की बातों पर अधिक आश्चर्य ना हुआ। अशरफ को जैक्सन की बातों से ऐसा अवश्य लग रहा था जैसे प्रिंसेस ऑफ मर्डरलैंड पागल हो गई हो। आप सभी लोग बुद्धिमान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु सबसे अधिक प्रभावित मैं मिस्टर अल्फांसे से हूँ, जिन्होंने धरती पर मेरे आतंक से न सिर्फ स्वयं को बचाया, बल्कि कंकालों से भी बचकर भागने में सफल हो गए। जैक्सन अभी आगे कुछ कहने ही जा रही थी कि विजय चीखा, मम्मी, इस साले लूमड़ को हमने हेलीकॉप्टर से बचाया था, वरना वे कंकाल साले भुर्ता बना देते और वे बड़े चाव से खाते। लेकिन जैक्सन ने मानो उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। वह बोली, अब क्योंकि सार्फेस्टा महज धातु के डिब्बे के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, अतः तुम्हारे संचालन करने से वह नहीं चलेगा। और अगर मैं ये धुएं की लकीरें हटा लूँ तो पता नहीं सार्फेस्टा ब्रह्मांड में कहाँ खो जाए। किंतु आप लोग चिंता न करें, अब आपके सार्फेस्टा को मैं चलाऊंगी। सभी आश्चर्य के सागर में गोते लगा रहे थे। हेलो, अचानक जैक्सन ने विजय को संबोधित किया। यस मम्मी, विजय चहका। मानती हूँ मिस्टर विजय कि तुम साहसी और दिलचस्प जासूस हो। अरे मम्मी, ये तो बताओ कि हमारे भतीजे मियाँ का क्या हाल है। अब उसे भतीजा मत कहो मिस्टर विजय, अल्फांसे ने उसे सबका बाप बना दिया है। इस समय वह मर्डरलैंड के बाल सेवकों में भर्ती हो गया है और मर्डरलैंड में अपनी दिल जलियों से लोगों का दिल जीत रहा है। यानी कि हमारे भतीजे मियाँ सुरक्षित हैं। उसकी सुरक्षा की तुम चिंता मत करो, वह तो स्वयं अन्य लोगों की सुरक्षा छीन लेता है। खैर मम्मी, अब ये बताओ कि हम कब तक मर्डरलैंड पहुंच रहे हैं। अतिशीघ्र। साथ ही सार्फेस्टा को एक तीव्र झटका लगा और एक झटके के साथ वह आगे बढ़ने लगा। सबने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। वास्तव में यह कम आश्चर्य की बात ना थी कि सार्फेस्टा महज एक डिब्बे के अतिरिक्त और कुछ न था, किंतु फिर भी गतिशील था। ऐसा महसूस हो रहा था मानो सार्फेस्टा को कोई अनजानी शक्ति खींच रही हो। विजय, वास्तव में मर्डरलैंड के पास बहुत वैज्ञानिक शक्ति है, सहसा आशा बोली। ये कोई नई बात नहीं है मिस गोगिया पाछा। विजय के उत्तर पर आशा बुरा सा मुंह बनाकर रह गई। अब सार्फेस्टा को किसी प्रकार का कोई झटका नहीं लग रहा था।
बल्कि पूर्णतः शांति के साथ वह वेग से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर था। विश्व के ये 4 जाबाज व्यक्ति इस समय कितने बेबस थे। वे स्वतंत्र होते हुए भी एक तरह से जैक्सन की कैद में थे। जैक्सन ने कितनी सरलता से उन पर विजय पाली थी, किंतु वे इस समय जैक्सन की किसी भी क्रिया का विरोध करने की स्थिति में नहीं थे। सारफेस्टा की गति पूर्व की अपेक्षा तीव्र थी। चारों के दिल धड़क रहे थे। वे मर्डरलैंड की तरफ अग्रसर थे, किंतु कैदी के रूप में। उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वह मर्डरलैंड में जाकर धरती को मर्डरलैंड के आतंक से कैसे मुक्त करा सकेंगे, कैसे वे जैक्सन से टकरा सकेंगे, कैसे वे अपने लक्ष्य में सफल हो सकेंगे। उन्होंने अभी मर्डरलैंड में कदम नहीं रखा था, किंतु जैक्सन की कैद में थे। उनके सारफेस्टा को एक तीव्र झटका लगा तब जबकि उन्होंने स्पेस में प्रवेश किया। झटका लगते ही वे जान गए कि वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर स्पेस में आ गए, क्योंकि सभी जानते थे कि स्पेस में प्रविष्ट होते हुए अथवा निकलते हुए एक तीव्र झटका लगता है। कुछ ही समय उपरांत वे कुछ समझ भी ना पाए थे कि सारफेस्टा थम गया। खिड़की के बाहर देखा तो दंग रह गए। बाहर चट्टानें थी, किंतु विचित्र सी चट्टानें, रंग लाल, बिल्कुल सुर्ख लाल, मानो खून से रंग दी गई हो। मर्डरलैंड में तुम्हारा स्वागत है दोस्तों, प्रिंसेस जैक्सन की आवाज़। मम्मी बोलिए मिस्टर विजय, आप अपने खूबसूरत थोबड़े के दर्शन क्यों नहीं कराती? सारफेस्टा से बाहर आओ, मर्डरलैंड आ चुका है। अब जीवन भर मेरे ही दर्शन करना। ओके मम्मी, विजय ने कहा। और तब जबकि वे चारों सारफेस्टा के बाहर निकले, एक छोटे से लाल मैदान में सारफेस्टा खड़ा हुआ था। मैदान के चारों ओर लाल चट्टानें थीं, जिधर देखो सिर्फ लाल ही लाल नजर आता था। तभी चारों को चौंके। सारफेस्टा चारों ओर से घिरा हुआ था इंसानों से, किंतु इंसान भी विचित्र। इंसान हाड़ मांस के ना होकर लोहे के थे। लोहे के इंसानों के हाथों में मशीन गनें दबी हुई थी। क्यों मम्मी, ये सब क्या है? विजय चहका। मिस्टर विजय, ये मेरे सहायक है, एक तरह से मेरे गुलाम। इन्हें विंगेट कहते हैं। इंसान गद्दारी कर सकता है, किंतु विंगेट नहीं। ये सब मेरे इशारों के गुलाम हैं। किंतु हम इनके साय में क्यों? मर्डरलैंड में तो हथियारों का प्रयोग निषेध है। पूछने वाला अल्फांसे था। मिस्टर अल्फांसे, मैं आप लोगों को धरती पर रेगिस्तान के नीचे बसे मर्डरलैंड में ही बता चुकी हूँ कि हथियारों का प्रयोग निषेध सिर्फ मर्डरलैंड की आम जनता के लिए, ताकि वे क्रांति ना कर सके, और अगर करें भी तो हथियारों के अभाव में वे सफल ना हो सके। जबकि वास्तविकता तुम जानते हो कि मर्डरलैंड में एक से एक खतरनाक वैज्ञानिक हथियार तैयार कर रहा है, क्योंकि दुनिया बिना हथियारों के झुक नहीं सकती। जैक्सन दृष्टिगोचर नहीं हो रही थी। तो फिर हम राइफलों मशीन गनों के साय में क्यों? क्या मर्डरलैंड को हमसे किसी प्रकार का भय है? तुम तो मर्डरलैंड की शहजादी हो, भला हम मर्डरलैंड का क्या बिगाड़ सकते हैं? व्यंग आशा ने कसा था। मिस आशा, जैक्सन की आवाज़ फिर पहाड़ियों में भटकी। ये तो मैं जानती हूँ कि तुम लोग मर्डरलैंड का कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, किंतु ये भी जानती हूँ कि तुम सब अवसर से लाभ उठाने वाले व्यक्ति हो और वक्त आने पर बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये कहो कि हमसे डरने लगी हो। अगर मर्डरलैंड की शहजादी मच्छरों से डरने लगे तो खैर छोड़ो। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपने प्रत्येक शत्रु को अपना दोस्त मानती हूँ, क्योंकि वह मात देकर मुझे मेरी कमज़ोरी का एहसास कराता है। लेकिन एक विशेषता और भी है, वह ये कि जो कमज़ोरी अथवा भूल मेरा दोस्त मुझे एक बार बता देता है, वह भूल मैं दोहराती कभी नहीं हूँ। और यही कारण है कि इस समय तुम लोग विंगटों के दायरे में हो। तुम लोगों ने मुझे पहली बार मात दी। मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मेरी एक भूल मेरे सामने आई। वह ये थी कि मैंने मर्डरलैंड में तुम्हें आज़ाद रहने दिया, जिसका लाभ तुम उठा गए। गलतियाँ क्योंकि मैं दोहराती नहीं हुआ था, तुम इस बार इस एक प्रकार से मर्डरलैंड के कैदी बनकर रहोगे। सिद्धांत बुरा नहीं है, बोलने वाला अशरफ था। मेरे सिद्धांत हमेशा ही अच्छे होते हैं, लेकिन आप लोगों की तुच्छ बुद्धि में ज़रा देर से आएंगे। अच्छा मम्मी, मारो साले सिद्धांत को गोली। अब एक झकझकी सुनो। मिस्टर विजय, तुम लोग बिना किसी प्रकार की चालाकी दिखाए विंगटों के साथ मेरे पास आओ। वहीं तुम्हारी झकझकी और विकास की दिलजली का मुकाबला होगा। अरे मम्मी, तुमने किस दिलजले का नाम ले दिया? वो तो हमारी छुट्टी कर देगा। किंतु मैं आप लोगों को फिर चेतावनी दे रहा हूँ कि कोई भी अपना जासूसी दिमाग हरकत में लाने की चेष्टा ना करे, क्योंकि हो सकता है फिर कभी वह दिमाग ही ना रहे। लेकिन मम्मी एक बात तो बताओ, क्या यही कि हमारा सारफेस्टा ख़राब होने के बाद भी यहाँ कैसे आ गया? मिस्टर विजय, सारफेस्टा का यहाँ आना इस समय जितना तुम्हें आश्चर्यपूर्ण लग रहा है, कारण जानने के बाद सोचोगे कि कितना सरल तरीका है। ये एकदम साधारण सी बात है। तो फिर बोलो ना मम्मी। जानते हो, जब तुम्हारी धरती पर कार, ट्रक, बस अथवा इस प्रकार का कोई अन्य वाहन खराब हो जाता है तो उसे किस तरह एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है? किसी अन्य वाहन से बांधकर। बस ठीक उसी प्रकार तुम्हारे सारफेस्टा को भी मर्डरलैंड तक लाया गया। यानी हमें किसी चीज़ में बांध कर लाया गया है। बिल्कुल ठीक। अंतर यह है कि वह वहाँ वाहन को एक दूसरे से रस्सी अथवा जंजीर द्वारा बांधा जाता है, जबकि तुम्हारे सारफेस्टा को किरणों द्वारा बांधा गया था। लेकिन कैसे? तुम्हारा सारफेस्टा मेरे ही एक यान से किरणों द्वारा बंधा हुआ था। वह यान ही तुम्हें यहाँ तक लाया, किंतु हमें अपने सामने कोई यान नज़र नहीं आ रहा था। मिस्टर विजय, अगर तुम्हारे सारफेस्टा की मशीन टूट न जाती
तो इस समय तुम अपने सार्फेस्टा को भी ठीक उसी तरह नहीं देख सकते थे जैसे इस समय सार्फेस्टा के ठीक आगे खड़े मेरे यान को नहीं देख पा रहे हो। मतलब ये है कि तुम्हारा यान अदृश्य है, आशा बोली। यस, देखना चाहती हो तो देखो, जैक्सन ने कहा, और फिर धीरे धीरे सार्फेस्टा के ठीक सामने ठीक आगे खड़ा हुआ विचित्र सा यान नजर आने लगा। एक हरी सी किरण भी नजर आ रही थी जिसने सार्फेस्टा को चारों ओर से लपेट रखा था, और किरण का अग्रिम सिरा यान में गुम हो गया था। देख लिया? वास्तव में तुमने तो कमाल कर दिया मम्मी, विजय उछलकर बोला। अब तुम लोगों को मेरे पास लाया जाएगा, जैक्सन की आवाज़ आई। तदुपरांत तब जबकि उन्हें मशीन गनों के साय में एक हॉल में पहुंचाया गया। रास्ते में उन्होंने जो कुछ देखा सब लाल ही लाल नजर आया था। उन्हें लंबे चौड़े हॉल में खड़ा कर दिया गया था। चारों तरफ विंगटों का संग सख्त पहरा था। जानी पहचानी संगीत की लहरें और फिर सिंहासन सहित जैक्सन का आगमन, सभी विंगटों का श्रद्धा से झुक जाना, सभी कुछ दोहराया गया। आप लोगों का मर्डरलैंड में आगमन के लिए भव्य स्वागत है। आप लोगों को ये जानकर हर्ष होगा कि धरती के काफ़ी देशों ने मर्डरलैंड के सामने हथियार डाल दिए हैं। हाय मम्मी, हम तो तरस गए तुम्हारे दर्शनों के लिए, विजय उछलकर बोला। मिस्टर विजय, जैक्सन मुस्कुराकर बोली, मुझे दुख है कि पहली बार मेरा अपना एक कार्य अपूर्ण रह गया था, क्योंकि उसके पूर्ण होने से पूर्व ही तुम वक्त का लाभ उठा गए। कौन सा कार्य मम्मी? तुम्हारी और आशा की शादी का। क्या? विजय उछल पड़ा। आशा के मन में कुछ विचित्र से भाव आए। यस मिस्टर विजय, जैक्सन बोली, पहली बार जब तुमने चमत्कार कर देने वाले ढंग से हमारे मंत्री रिचर्ड, जिसमें 50 हाथियों का बल था, परास्त करके आशा को अपनी पत्नी बनाने का अधिकार प्राप्त कर लिया था, किंतु शादी न हो सकी थी। अतः अब उस अपूर्ण कार्य को पूर्ण किया जाएगा। अरे नहीं नहीं मम्मी, विजय उछलकर बोला, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं पवन सुत हनुमान का वंशज हूँ, मैं विवेकानंद का चमचा हूँ। मम्मी, ज़रा बुद्धि से सोचो कि मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। यहाँ तुम्हारी इन बेकार की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। मर्डरलैंड के नियमों के अनुसार तुम्हें और आशा को एक सूत्र में बांधना हमारा परम कर्तव्य है। विजय नहीं नहीं करता रहा, किंतु उसकी एक न सुनी गई। अल्फांसे मुस्कुरा रहा था। आशा का दिल धड़क रहा था, और अशरफ उसके दिमाग में मानो हथौड़े से लग रहे थे। एक विचार रह रहकर उसके दिमाग में आ रहा था, किंतु अभी वो उसे प्रकट करना नहीं चाहता था। वह अपने दिमाग की योजना पर पूर्ण रूप से विचार करना चाह रहा था। वह एक एक पहलू पर ध्यान दे रहा था। कहीं उसकी योजना कहीं से ऐसी तो नहीं कि वह मात खा जाए। वह सोचता रहा और जैक्सन को घूरता रहा। इधर अल्फांसे किसी योजना को जन्म देने का प्रयास कर रहा था, किंतु फिलहाल उसका दिमाग योजना रहित था, और विजय जैक्सन को बातों में उलझाकर कुछ करना चाह रहा था, लेकिन कोई अवसर ही प्राप्त न हो रहा था। विंगेट पूर्णतः सतर्क खड़े थे। विजय बोला, अच्छा मम्मी, अब ये तो बताओ कि हमारे भतीजे मियाँ कहाँ हैं? मिस्टर विजय, वास्तव में महान है मिस्टर अल्फांसे, जिन्होंने विकास जैसे बालक को ऐसे कामों में दक्ष कर दिया जिनको साधारण व्यक्ति तो जीवन भर देख नहीं पाता। विकास आजकल बाल सेवकों में है और अपनी बुद्धि, शक्ति और साहस से निरंतर उच्च पद की ओर अग्रसर है, लेकिन वह मर्डरलैंड से सख्त नफरत करता है, क्योंकि मिस्टर अल्फांसे ने उसे मर्डरलैंड का दुश्मन बना दिया। क्यों मियाँ लूमड़, बड़ी तारीफ हो रही है? विजय अल्फांसे की ओर मुखातिब हुआ। अल्फांसे मुस्कुराया और बोला, प्रिंसेस महान है, जो व्यक्ति तारीफ के काबिल हो उसी की तारीफ करती हैं मिस्टर अल्फांसे, जैक्सन बोली। तुम्हारा यह वाक्य बता रहा है कि तुम फिर मुझे मेरी महानता का एहसास दिलाकर मेरे साथ कार्य करना चाहते हो। ये मेरा सौभाग्य होगा महान जैक्सन। अल्फांसे के इन शब्दों के कहते ही विजय, अशरफ, आशा इत्यादि ने उसे विचित्र सी निगाहों से देखा। मिस्टर अल्फांसे, मैं अब तुम्हारी इन चालों में आने वाली नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम गिरगिट की तरह न जाने कब रंग बदल जाओ। आप गलत सोच रही हैं ग्रेट प्रिंसेस। ये मैं तुमसे अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं गलत सोच रही हूँ अथवा ठीक। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि तुमको स्वतंत्र रखने की जिस भूल के कारण मैं अपना पहला मर्डरलैंड नष्ट करवा चुकी हूँ, वह भूल किसी भी तरह मैं दोहरा नहीं सकती। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ग्रेट प्रिंसेस? तुम पर विश्वास करने वाला कोई मूर्ख होगा मिस्टर अल्फांसे, जैक्सन मुस्कुराती हुई बोली। खैर मम्मी, मारो साले लूमड़ को गोली, हमें हमारे दिलजली से मिलवाओ। तुम विकास को देखना चाहते हो? देखना ही नहीं चाहते मम्मी, उससे मिलकर दिलजली सुनना चाहते हैं। खैर पहले इधर देखो, जैक्सन ने कहा। दाएं रखी स्क्रीन को देखो। कहने के साथ ही उसने एक विंगेट को संकेत किया। सबकी निगाहें स्क्रीन की ओर उठी। वहाँ विकास था। दृश्य भी कुछ ऐसा था जिसमें सभी खो गए। इस समय विकास के जिस्म पर मर्डरलैंड का सरकारी लिबास था, यानी चुस्त स्याह लिबास। चुस्त लिबास में विकास का गठा हुआ जिस्म एकदम स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा था। इस समय वह एक बड़े से लड़के के पास खड़ा था। सहसा स्क्रीन से विकास की आवाज़, क्यों बे, तेरे बाप का नाम क्या है? जॉन माल्टेन, उस लड़के ने उत्तर दिया। क्यों, क्या वे लालटेन बनाते हैं? विकास ज़बरदस्ती उससे लिपटता हुआ बोला। नहीं। तो उनका नाम माल्टेन क्यों है? पता नहीं। और फिर सब आश्चर्यचकित रह गए। इधर उस लड़के के मुख से शब्द निकले, उधर उसके जबड़े पर विकास का एक घूंसा टकराया जिसने उसे फर्श चाटने पर मजबूर कर दिया। विकास ने एक जोरदार ठोकर उसके जबड़े पर मारकर कहा, उल्लू के पट्टे, तू ये भी नहीं जानता कि तेरे बाप का नाम माल्टेन क्यों पड़ा? और बेचारा वह लड़का,
कुछ समझ ना पाया था, विकास ने उसकी तबीयत दुरुस्त कर दी और वह चीखते ही रह गया। अल्फांसे की आंखों में एक चमक उभर आई। अन्य समझ आश्चर्यचकित थे। क्यों बे लूमड़, तुमने साले इसे पक्का कर दिया? है ना मर्डरलैंड का दुश्मन। मिस्टर विजय, जैक्सन बोली, यह विकास है जिसने मर्डरलैंड में एक प्रकार से तहलका मचा रखा है। पहले उल्टे सीधे प्रश्न पूछता है और फिर अल्फांसे द्वारा सिखाए गए खतरनाक जौहरों से तबीयत हरी हरी कर देता है। मम्मी, इस दलजले को यहाँ लाओ। ओके, जैक्सन ने कहा, फिर अगन बटन दबाकर बोली, विंगेट नंबर 070। यस ग्रेट प्रिंसेस, घर घर आती हुई सी एक आवाज़। विकास को यहाँ लाया जाए, सिर्फ 10 मिनट पश्चात। विकास को लाकर हॉल के फर्श पर डाल दिया गया। वह खुशी के साथ खड़ा हुआ और चीखा, अरे झकझकी अंकल। और फिर वह विजय की ओर दौड़ा। विजय ने उसे भाव में ले लिया, किंतु इसका क्या किया जाए कि विकास यहाँ भी चूका नहीं। उसने विजय की इतनी जोर से चूटी काटी कि विजय उछल पड़ा। अरे, उसके मुख से निकला, अबे ओ शैतान की औलाद। विकास बेटे, हम भी खड़े हैं, अल्फांसे बोला। मैंने तुम्हें देख लिया है क्राइमर अंकल, लेकिन तुमसे बात नहीं करते। क्यों, क्या हुआ? तुम एक नंबर के गद्दार हो। तुमने मेरे दादा का चेहरा लगाकर झकझकी अंकल को गोली मारी थी। और जवाब में सभी ने एक जोरदार ठहाका लगाया। अच्छा जासूस दोस्तों, अब आप लोग आराम करें। फ़िलहाल मेरे पास अधिक समय नहीं है, लेकिन ध्यान रहे, अगर किसी प्रकार की गलत हरकत की तो असफल होने पर मर्डरलैंड में भयानक सज़ाएं हैं। किंतु मम्मी, अगर हम सफल हो गए? तुम्हारी सफलता पर मुझे खुशी होगी, किंतु असफलता का परिणाम तुम जानते ही हो, जैक्सन ने कहा, और उन्हीं संगीत की लहरों के साथ वह हमेशा की भांति विलुप्त हो गई। सभी पर विंगटों की नज़र थी। विकास उनके साथ में ही था। हाँ तो अंकल, मम्मी डैडी के हाल तो आपने हमें बता ही दिए। वे ठीक हैं। इसी खुशी के अवसर पर पेश है एक ताज़ा ताज़ा दिलजली जो यहाँ मर्डरलैंड में ही तैयार की है, विकास बोला। अब वे सब स्नान आदि से निवृत्त होकर पास पास ही बैठे थे। खाना उन्हें किसी मेहमान की भांति दिया गया था, किंतु विंगटों की सतर्कता युक्त उपस्थिति बता रही थी कि वे कैदी हैं, मिस्टर दिलजले। और इससे पूर्व कि विकास कुछ कहे, वातावरण में संगीत की लहरें गूंजने लगी। साथ ही प्रिंसेस जैक्सन का आगमन विंगट आदर व श्रद्धा से झुके। हेलो प्यारे जासूसो। प्रिंसेस जैक्सन, मेरे दिमाग में कुछ उलझनें हैं जिनका मैं समाधान चाहती हूँ, बोलने वाली आशा थी। कैसी उलझन है? यही कि मर्डरलैंड स्पेस में स्थित है, किंतु फिर भी यहाँ पर्याप्त ऑक्सीजन है। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें अपनी कुछ वैज्ञानिक शक्ति के विषय में बताऊं? यस। ओके। जैक्सन ने विंगेट की ओर कुछ संकेत किया। विंगेट नंबर 99। यस महान जैक्सन, इन सभी को प्रयोगशाला में ले आओ। ओके महान जैक्सन। और फिर उन पांचों को लगभग 10 विंगेटों की मशीन गनों के साय में आगे बढ़ाया गया। वे बाहर आए। चट्टानें पहले ही की भांति लाल थी। अभी तक उन्होंने मर्डरलैंड में जो कुछ देखा था सब लाल ही लाल था, सिर्फ विंगेट और जैक्सन के सिंहासन के अतिरिक्त। कुछ देर तक वे चट्टानों में बनी पगडंडी पर चलते रहे। यहाँ की प्रत्येक वस्तु लाल थी, ये बात पांचों के दिमाग में प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में कुलबुला रही थी। कुछ ही दूरी तय की होगी कि वे एक लाल चट्टान में घुस गए, जो वास्तव में एक खोखली चट्टान थी। उस चट्टान में जाने के बाद एक बटन दबाया गया। फर्श पर रिक्त स्थान बना। सभी उसी में समा गए। सीढ़ी उतरकर नीचे पहुंचे। यह एक प्रयोगशाला थी, विशाल प्रयोगशाला। यह एक हॉल था जिसमें एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला थी। स्थान स्थान पर बड़े बड़े जार, साइंस के उपकरण, खतरनाक अस्त्र, विचित्र विचित्र मशीनें यहाँ रखी हुई थी। तभी उनके सामने एक व्यक्ति आया। हुलिया ही बता रहा था कि वह कोई वैज्ञानिक है। लंबे पतले ढलती आयु के इस व्यक्ति के जिस्म पर एक सफ़ेद चोगा था, एक ढीली ढाली गर्म पैंट और पैरों में क्रेप सोल के जूते। उसके सिर पर बहुत कम और सन की भांति सफ़ेद बाल थे। माथा चौड़ा था। माथे के बीच में एक विचित्र सा गड्ढा था। सफ़ेद दूध की भांति सफ़ेद दाढ़ी और मूछें। गाल कुछ अंदर को धसे हुए थे और लंबी सी नाक पर एक गांधी टाइप चश्मा रखा था। वह आगे बढ़ा और बड़े स्वागत भाव में बोला, आइए, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। बड़े विचित्र आदमी हैं आप। हमने आपसे प्रतीक्षा करने के लिए नहीं कहा, लेकिन एक आप हैं कि हमारी प्रतीक्षा ही किए जा रहे हैं। विजय नाक से कुड़कर बोला। मुझे महान जैक्सन ने आपके आगमन की सूचना दे दी मिस्टर विजय। वह व्यक्ति अपने होठों पर मुस्कान बिखेरता हुआ बोला। वैसे ये एक अलग बात है कि दाढ़ी मूछों की उपस्थिति में उसके होंठ चमक ही ना रहे। नहायत ही बदतमीज़ आदमी हैं आप। मेरी इजाज़त के बिना आप नाम भी जान गए। मिस्टर विजय, आपको कौन नहीं जानता? आप तो धरती के महान जासूस हैं। वह व्यक्ति उसी प्रकार मुस्कुराता हुआ बोला। देखिए मिस्टर अल्फ़ा ब्राउन, मुझे अल्फ़ा ब्राउन कहते हैं, उसने परिचय दिया। अल्फ़ा ब्राउन की जगह अगर बीटा ब्राउन भी होता तो कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता, लेकिन हम कहना ये चाहते हैं कि आप हमारा शुभ नाम कैसे जानते हैं? महान जैक्सन ने बताया। लेकिन तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि इतनी पब्लिक में मैं ही विजय हूँ? हमारे पास 24 घंटे आप लोगों पर नज़र रखने होती स्क्रीनें। और अभी विजय कुछ बोलने ही जा रहा था कि जैक्सन की आवाज़, प्यारे जासूस दोस्तों, यह है स्पेस में मर्डरलैंड के निर्माण में मेरे सर्वोच्च सहायक प्रोफेसर अल्फ़ा ब्राउन।
मर्डरलैंड की समस्त वैज्ञानिक शक्ति इन्हीं की देन है। मैं तो आपका सेवक हूँ महान जैक्सन, अल्फा श्रद्धा से झुककर बोला। और तभी मुस्कुराती हुई प्रिंसेस जैक्सन ठीक उनके पास ही प्रकट हुई और बोली, विज्ञान के विषय में आप लोगों को प्रोफेसर ही सब कुछ बताएंगे। उसके बाद जैक्सन ने अल्फा की ओर मुखातिब होकर कहा, प्रोफेसर, इन्हें मर्डरलैंड की वैज्ञानिक शक्ति से परिचित कराओ। जैसी आज्ञा महान जैक्सन। और फिर ये सभी प्रयोगशाला में प्रोफेसर अल्फा के पीछे चलते रहे। जैक्सन भी सबके साथ थी। विंगेटों का घेरा उनके चारों ओर था, जो प्रत्येक क्षण मुस्तैद नजर आते थे। अंत में वे एक मशीन के पास पहुंच गए, लाल लोहे की एक मशीन। प्रयोगशाला में उपस्थित अन्य मशीनों की अपेक्षा ये कुछ विशाल थी। ऐसा लगता था जैसे अखबार छापने की कोई मशीन रखी हो। यूं उसकी रचना, पुर्जे और कार्यविधि अखबार छापने की मशीन से बिल्कुल पृथक थी, किंतु विशालता में वे किसी रही होगी। लाल लोहे की बनी यह विशाल मशीन किसी दैत्य की भांति लगती थी। पुर्जे कुछ ऐसे निकले हुए थे जिन्हें देखकर डर लगने लगा। उन सबको विचित्र सी आरामदेह कुर्सियों पर बिठाया गया। विकास विजय की गोद में ही बैठा था, किंतु ना जाने कि वह इस समय कुछ बोल नहीं रहा था, बल्कि बड़े ध्यान से मशीन को देख रहा था। प्रत्येक छात्र के दिमाग में अलग अलग योजनाएं जन्म ले रही थी। जैक्सन उनके सामने उनसे कुछ ऊंची कुर्सी पर बैठकर बोली, प्रोफेसर अल्फा, ये हमारे कुछ वफादार दोस्त हैं, इन्हें हमारी वैज्ञानिक शक्ति बताओ। पहले तो मेरी एक बात का जवाब दो मम्मी। बोलो। मैं मर्डरलैंड की प्रत्येक वस्तु लाल देख रहा हूँ, इसका रहस्य क्या है? इसमें रहस्य जैसी तो कोई बात ही नहीं है। यह मर्डरलैंड है, यानी यहाँ सभी को खून पसंद है। खून का रंग लाल होता है, इसलिए इस बार मर्डरलैंड की प्रत्येक वस्तु को लाल बनाया गया है। और यह हवा का क्या रहस्य? ये कहा जाता है कि मर्डरलैंड स्पेस में, और सभी जानते हैं कि स्पेस एक रिक्त स्थान होता है। यहाँ हवा नाम की कोई वस्तु नहीं होती। तो फिर मर्डरलैंड में पर्याप्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? प्रश्न आशा ने किया। मिस आशा, प्रोफेसर अल्फा बोला, ये ठीक है कि मर्डरलैंड में प्राकृतिक हवा नहीं है, किंतु हमने इतनी शक्ति प्राप्त कर ली है कि हम कृत्रिम हवा तैयार कर लेते हैं। और यह हवा 24 घंटे निरंतर मर्डरलैंड में वितरित करते रहते हैं, जिसमें प्रत्येक गैस उसी अनुपात में उपस्थित होती है जो आमतौर पर प्राकृतिक वायु में पाई जाती है। वायु में गैस का क्या अनुपात होता है? पहले ये जान लो कि वायु में कौन कौन सी गैसें हैं, तो वही बताओ। यूँ आमतौर में तो वायु में 3 गैसें मानी जाती हैं। पहली नाइट्रोजन यानी N2, दूसरी ऑक्सीजन O2 और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। वैज्ञानिक दृष्टि से अन्य बहुत सी गैसें हैं जो वायु में उपस्थित रहती हैं, और इन गैसों के अभाव में वायुमंडल अपूर्ण माना जाता है। वायु में उपस्थित अन्य गैसें इस प्रकार हैं: जल वाष्प H2O, अमोनिया NH3, आर्गन A, हाइड्रोजन H2, हीलियम He, जिनॉन Xe, एथेन CH4 और विरल गैसें इत्यादि। इनके अतिरिक्त इनके इन गैसों के अतिरिक्त भी वायु में कुछ गैसें सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती हैं। इनके संगठन को वायु कहते हैं, अल्फान से बोला। विकास बड़े ध्यान से सब कुछ सुन रहा था। यस, अल्फा बोला, ये गैसें एक निश्चित अनुपात में होती हैं। वह अनुपात प्रतिशत के हिसाब से कुछ इस प्रकार है: नाइट्रोजन 78,084, ऑक्सीजन 20.946, कार्बन डाइऑक्साइड 0.0331। वायु में क्योंकि ये 3 गैसें ही प्रमुख होती हैं, अतः मात्रा भी इन्हीं की अधिक होती है। इनके अतिरिक्त जल वाष्प, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, आर्गन, हीलियम, एथेन और विरल गैसें इत्यादि सभी की मात्रा 0.934 होती है। अल्फा ने वायुमंडल में उपस्थित सभी गैसों की प्रतिशत में मात्रा बताई। तो आपने ठीक इन्हीं अनुपातों में वायुमंडल तैयार कर लिया है, अशरफ बोला। जी हाँ, मैंने पहले ध्यान से वायु में उपस्थित इन गैसों का अध्ययन किया, तत्पश्चात कृत्रिम वायु बनाने के परीक्षण की और सफलता प्राप्त की। लेकिन ये किया कैसे जाता है? वैज्ञानिक ढंग से तो मैं तुम्हें बता ना सकूंगा, किंतु साधारण व्यक्ति की बात ही मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, अल्फा ने कहा। वही बता दो। हाँ, तो सर्वप्रथम मैंने मर्डरलैंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया। क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद हिसाब लगाया कि समस्त मर्डरलैंड में प्रत्येक क्षण कितनी वायु उपस्थित रहनी आवश्यक है। जब मैंने ये ज्ञात कर लिया तो प्राकृतिक वायु में उपस्थित गैसों के अनुपात में उस ज्ञात वायु को बांट किया, और फिर मैंने अपनी प्रयोगशाला में स्थान स्थान पर ऐसे उपकरण संयोजित किए जिनमें अलग अलग गैसें बनती हैं। नाइट्रोजन अलग उपकरण में, ऑक्सीजन अलग उपकरण में। इसी प्रकार प्रत्येक भिन्न गैस अलग उपकरणों में बनाई जाती है। फिर ये सब गैसें व्यवस्थित रूप में बन बनकर मोटे कांच की नलियों में प्रवाहित होती रहती हैं। इस मोटी नली में आगे जाकर इस प्रकार के यंत्र लगे हुए हैं जो प्रत्येक गैस को वायुमंडलीय अनुपात में अलग अलग नलियों में भेज देते हैं। इस अलग अलग भेजने वाले यंत्र के ऊपर एक विराम घड़ी और एक मीटर स्केल होती है, जो गैस की सही उपस्थिति का ज्ञान कराती है। यहाँ से समस्त गैसें भिन्न भिन्न नलियों में चली जाती हैं और आगे जाकर फिर एक मोटी नली में मिलती हैं। ये मिश्रण वायु कहलाती है, क्योंकि अब प्रत्येक गैस उसी अनुपात में उपस्थित है जो वायु में पाई जाती है। लेकिन मर्डरलैंड के निवासी सांस द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, वो कहाँ जाती है? वह मर्डरलैंड की ऊंचाइयों पर लगे रोशनदान सोख लेते हैं। आपकी वह प्रयोगशाला है कहाँ जहाँ ये वायु बनती है? विकास बोला। देखो मिस्टर विजय, जैक्सन बोली, कितना चतुर हो गया तुम्हारा भतीजा। इतनी देर से एक प्रश्न किया और वह भी कितने काम का।
सभी मुस्कुराए, किंतु विकास के मुख पर मासूमियत थी। इस प्रयोगशाला में क्योंकि बहुत अधिक काम होता है, अतः ये अलग बनवाई गई है। अच्छा, तो मम्मी अब यह बताओ कि जब तुम इंग्लिश में बोलती थी तो भिन्न देशों में आवाज़ उसी देश की राष्ट्रभाषा में क्यों गूंजती थी? प्रश्न विजय ने किया। मैंने एक ऐसा यंत्र बना लिया जिसमें अगर इंग्लिश में बोला जाए तो वह स्वयं भिन्न भाषाओं में अनुवाद कर देता है, जवाब अल्फा ने दिया। असंभव, अशरफ के मुंह से निकला। भूल रहे हो कि विज्ञान में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं है। खैर मम्मी, अब सब कुछ हो गया है, ये और बताओ कि ये गर्मी फैलाने का क्या चक्कर है? मिस्टर विजय, ये मेरी 10 वर्ष की अथाह मेहनत का परिणाम है, प्रोफेसर बोले। 10 वर्ष? यस मिस्टर विजय, जैक्सन बोली। जिस दिन विकास का जन्म हुआ उसी दिन से मैं स्पेस में मॉडर्न लैंड बसाने में लग गई। प्रोफेसर मेरे साथ थे। किंतु ये सब कैसे हो सकता है? भीमरान जैसे ठंडे इलाके में? मैं तुम्हें वो प्रयोग दिखाता हूँ। प्रोफेसर ने कार आरंभ किया। सब ध्यान से देखने लगे। प्रोफेसर अल्फा ने एक बटन दबाया। मशीन के शीश पर रखी एक टेलीविजन स्क्रीन पर धरती का चित्र उभर आया। जैक्सन खामोशी से प्रोफेसर की कार्यविधि देख रही थी। यह है समस्त धरती इस टेलीविजन स्क्रीन पर। मैं धरती का बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा टुकड़ा देख सकता हूँ, प्रोफेसर ने बताया। प्रोफेसर कुछ देर तक मशीन के पुर्जों से खेलता रहा, फिर उसने एक बटन दबाया। एकाएक सबकी निगाह ऊपर उठ गई। मशीन के ठीक ऊपर की छत अपने स्थान से उड़ गई थी। तेज चिलचिलाती धूप अंदर आई। प्रोफेसर ने अपनी बात जारी रखी। यहाँ धरती की अपेक्षा गर्मी का प्रकोप बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। उसने फिर एक बटन को घुमाना आरंभ किया। इसके साथ ही लोहे की मशीन के 2 जबड़े फटने लगे और उनमें से एक शीशा निकलने लगा। यह एक अत्यंत विशाल नया गोल शीशा था। शीशे के चारों ओर की बाउंड्री फौलाद से सुरक्षित कर ली गई थी। धीरे धीरे चलता हुआ शीशा फौलाद की मशीन के शीर्ष पर जाकर स्थिर हो गया। अब स्थिति यह थी कि शीशा सूर्य के और स्क्रीन के बीच रखा था। इस शीशे का क्या मतलब है मिस्टर अल्फा? अशरफ बोला। यह शीशा ही तो सब कुछ है। पहले मैं इस शीशे के विषय में ही तुम्हें समझाता हूँ, प्रोफेसर ने कहा। आप लोगों ने अपनी धरती पर एक छोटा सा शीशा अवश्य देखा होगा, जिसमें छोटे छोटे बच्चे अक्सर धूप में एक दूसरे का हाथ जलाया करते हैं, और यहाँ तक कि उस शीशे से धूप में बीड़ी सिगरेट भी जला ली जाती है। इस शीशे की विशेषता यह होती है कि वह सूर्य की किरणों को एकत्रित करके एक ही स्थान पर फेंकता है। ये सूर्य की एकत्रित किरणें जहाँ भी पड़ जाती हैं वहाँ आग लग जाती है। उसी शीशे के सिद्धांत पर मैंने ये विशाल शीशा बनाया, जो सूर्य की बहुत सारी किरणों को एकत्रित करके एक ही स्थान पर फेंकने की क्षमता रखता है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि यह शीशा बच्चों के खिलौने का विशाल रूप है। यहाँ क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और ये शीशा बहुत सारी किरणों को एकत्रित करके एक ही स्थान पर फेंकता है, तो धीरे धीरे वहाँ गर्मी फैलने लगती है और फिर वह स्थान आग की लपटों में घिर जाता है। लेकिन कहीं तो व्यक्ति बिल्कुल नष्ट हो जाते थे और कहीं कंकाल बनकर रह जाते थे। इसका क्या रहस्य है? प्रश्न अल्फांसे ने किया। मुझे जिस स्थान पर किरणें एकत्रित करके फेंकनी होती हैं वहाँ कई प्रकार से फेंक सकता हूँ। यह शीशा कुछ इस प्रकार बनाया गया है कि उसके 3 फोकस हैं। ये फोकस इस मशीन से कंट्रोल किए जाते हैं। अगर मैं पहले फोकस से समस्त किरणें उस स्थान पर फेंकता हूँ तो वह स्थान शीघ्र ही आग की लपटों में गिर जाता है, जैसे भीमरान में हुआ। फोकस नंबर 2 से किरणें फेंकने का प्रभाव ये होता है कि लोगों की खालें जल जाती हैं और वे कंकालों के रूप में रह जाते हैं, जैसा कि रामनगर में हुआ। तीसरे फोकस का परिणाम ये होता है कि पहले कंकाल बनते हैं और फिर कंकाल आग की लपटों में गिर जाते हैं। प्रोफेसर ने रहस्य उद्घाटन किया। अशरफ के दिमाग में अभी तक वही योजना चक्कर काट रही थी जो उसने काफ़ी पहले मुंबई में बनाई थी। वह अभी तक उसी योजना के पहलुओं पर मनी मन विचार कर रहा था। अच्छा मिस आशा, आप लोग अपनी शादी के विषय में भी मत भूलना। मिस्टर विजय के साथ आपकी शादी मर्डरलैंड के समस्त आम निवासियों के सम्मुख कल। ठहरिए मिस जैक्सन, इस बार हाथ उठाकर अशरफ बोला था। जैक्सन का वाक अधूरा रह गया। उसने प्रश्नवाचक नजरों से अशरफ को देखा। विकास से लेकर प्रोफेसर सबकी निगाह उसी पर जमी हुई थी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अशरफ ने अपनी योजना का पहला चरण सामने रखा। सभी चौंके। अशरफ के चेहरे को पढ़ने का प्रयास किया। उनकी समझ में नहीं आया कि अशरफ के दिमाग में क्या है। ये तो उसने एकदम अजीब सी बात कही थी। तुमने काफ़ी अच्छा प्रस्ताव रखा है मिस्टर अशरफ, मोहक मुस्कान के साथ मुस्कुराकर बोली जैक्सन। किंतु मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें मर्डरलैंड की समस्त शर्तों से गुजरना होगा। जैक्सन ने विंगटों की ओर इशारा किया। अब इन लोगों को इनके निवास स्थान पर पहुंचा दो। उसके बाद उन्हें वहीं पहुंचा दिया गया। अगला दिन, कयामत का सूचक, कहर का दिन। अशरफ की पीठ पर मोहर लगाकर उसे मर्डरलैंड का नागरिक बना दिया गया था। यह भी वह जान चुका था कि मर्डरलैंड के साधारण नागरिक के सामने हथियार प्रयोग करने वाले को भयानक ढंग से मौत की सज़ा दी जाती है, अतः उसे प्रत्येक खतरे का सामना निहत्ते ही करना था। जबकि अभी तो यह भी पता ना था कि खतरा है किस रूप में। मैदान में काफ़ी संख्या में विंगेट खड़े हुए थे। उनके हाथों में टॉमी गन थी और उनकी दृष्टि इन्हीं चारों छात्रों पर थी। अचानक जानी पहचानी संगीत की लहरें और फिर सिंहासन पर बैठी प्रिंसेस जैक्सन का आगमन। मर्डरलैंड के समस्त निवासियों का उठकर श्रद्धा से झुक जाना और जैक्सन का आशीर्वाद देना, सभी कुछ दोहराया गया। प्रिंसेस जैक्सन का सिंहासन स्टेज से ऊपर हवा में लहरा रहा था। हाँ तो मिस्टर अशरफ और मर्डरलैंड के निवासियों,
अब आप लोगों के सम्मुख मौत आ रही है जिससे मिस्टर अशरफ आपको टकराना है। और फिर सभी चौंके। भयानक और आश्चर्यपूर्ण सिस्कारियां मैदान में गूंज गईं। वास्तव में अगले ही पल जो वस्तु स्टेज पर प्रकट हुई थी वह साक्षात मौत ही थी। मेढक इंसान। तभी अशरफ चौंका। उसे लगा जैसे उसके पीछे भी कोई भैंसा सांस ले रहा हो। वह फुर्ती के साथ घूमा। पीछे देखकर उसकी आंखें विस्मय से फैल गई। पीछे भी एक मेढक इंसान मौजूद था जो निरंतर अपनी मोटी मोटी आंखों से उसे ही घूर रहा था। बड़े ही घिनौने जीव थे ये दोनों। ऐसी तीव्र दुर्गंध फैल गई जैसे सड़ी हुई लाश से आती है। विकास तो रोमांचित हो गया था इन मेढक इंसानों को देखकर। उस लड़के की आंखों में खून उतर आया था। ऐसा लगता था जैसे अंदर ही अंदर जैक्सन के प्रति तीव्र घृणा से उसका खून खौल रहा हो। धीरे धीरे अशरफ की आंखों में दृढ़ता उभर आई। आंखें लहू से लाल हो गई। जबड़े शक्ति के साथ भिज गए और उसने इन मेढक इंसानों से टकराने का दृढ़ निश्चय कर लिया। अब अशरफ कुछ ऐसे कोण पर आ गया जहां से वह दोनों मेढक इंसानों पर नजर रख सकता था। वे दोनों ही अपलक उसे घूर रहे थे। सहसा एक जीव झपटा। इस बार अशरफ ने भी एक साहसी कार्य किया। इस बार वह उठा नहीं बल्कि अपने हाथ का कोट उसने फुर्ती के साथ उस जीव के मुंह पर लपेट लिया। किंतु तभी उसके कंठ से एक भयानक चीख निकली। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ यह कि अशरफ ने जैसे ही कोट उस मेढक मानव के मुंह पर लपेटा, अभी वह समझ भी ना पाया था कि दूसरा जीव उस पर झपटा। उस जीव के पंजे अशरफ की पीठ से टकराए। तभी उस जीव ने, जिसे उसने कोट में लपेट रखा था, एक तीव्र झटका दिया। इतना तीव्र झटका कि वह स्टेज के एक कोने में जाकर गिरा। अशरफ के कंठ से एक हृदय विदारक चीख निकल गई क्योंकि उसकी पीठ का काफ़ी मांस उस मेढक इंसान के पंजों में दब गया था जिसने उसके पीछे से जंप ली थी। मेढक इंसान के मुंह से एक विचित्र सी हर्षपूर्ण किलकारी निकली और वह तेजी के साथ मांस खाने लगा। मांस में से गाढ़े लहू की बूंदें टपक रही थीं। अशरफ भयानक पीड़ा के कारण चीख रहा था। दूसरे जीव ने एक झटके के साथ कोट दूर फेंक दिया और फिर अशरफ पर जंप लगाई। अशरफ ने लाख प्रयास किया कि वह फुर्ती से बच जाए, किंतु पीड़ा के कारण वह सफल न हो सका। परिणाम स्वरूप दूसरा जीव भी उसके ऊपर आकर गिरा। अगले ही पल अशरफ की करुणापूर्ण चीखें बड़े ही दयनीय ढंग से चीखा था वह। दूसरे जीव ने एक झपट्टे में उसके पेट का सारा मांस नोच लिया। खून की धाराएं बह गईं। अशरफ निरंतर चीख रहा था, चिल्ला रहा था, किंतु निरर्थक। वह मेढक इंसान भी अशरफ के मांस को बड़े चाव से खा रहा था। चीखता हुआ अशरफ उठा। अशरफ मृत प्राय था। विजय को लगा कि अशरफ का अंत होने जा रहा है। उसकी पीठ और पेट का समस्त मांस उधड़ा हुआ था। वहां से खून की धाराएं बह रही थीं। सफ़ेद हड्डियां चमक रही थीं। वह लड़खड़ाया, स्वयं को खड़ा न रख सका और धड़ाम से गिरा। बहुत ही डरावनी और हृदय विदारक चीखें निकल रही थी उसके कंठ से। ऐसा लगता था जैसे अशरफ अब बचेगा ही नहीं। उसमें इतनी शक्ति भी शेष ना थी कि स्वयं को खड़ा भी रख सके। तो भला वह अब इन जीवों से कैसे मुकाबला करेगा। फर्श पर पड़ा वह कराह रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। इस बार जीव ने एक पंजे से अशरफ का गला नोचा, अन्य दूसरे ने अन्य स्थानों का मांस। सभी कुछ भयानक था, अत्यंत भयानक। वास्तव में ये जीव साक्षात मौत थे। अशरफ निरंतर चीख कर अपने जीवन की भीख मांग रहा था। विजय। आज पहली बार उसे मालूम हुआ कि भावनाएं भी कुछ होती हैं। अशरफ उसकी आंखों के सामने दम तोड़ रहा था और वह असहाय था। आशा की आंखों में तो आंसू आ गए। अल्फांसे का चेहरा पत्थर की भांति सख्त था। कितने मजबूर थे ये सब। विकास। उस लड़के की आंखों में खून उतर आया। जोश से उसके हाथ पैर कांपने लगे। 10 वर्ष के उस लड़के के दिमाग में यह करुणापूर्ण दृश्य जमता जा रहा था। वह विजय की गोद में बैठा हुआ था और हाँ, स्वयं को संभाल नहीं पा रहा था। इधर दूसरे वाले जीव ने हाथ का मांस समाप्त किया और अशरफ की ओर देखा, किंतु इससे पूर्व की वह अशरफ पर झपटे विकास का एक हौलनाक कारनामा, 10 वर्ष के उस लड़के की खौफनाक हरकत। विजय और अल्फांसे भी कांप गए। वास्तव में शैतान था वह लड़का। भयानक मौत से टकराने में 10 वर्ष का लड़का हवा में उछला था। उफ, कितना भयानक कारनामा। मौत को गले लगाने का यह साहस विकास में कहाँ से आ गया। हुआ यह था कि अन्य कोई क्या, स्वयं विजय भी कुछ ना समझ सका था कि विकास उसकी गोद से निकलकर भयानक ढंग से हवा में लहराया। स्वयं अल्फांसे कुछ ना समझ सका। ये लड़का उनकी कल्पना की सीमाओं से बाहर जा रहा था। उसने विकास को सब कुछ सिखाया तो था, किंतु इस प्रकार साक्षात मौत से टकराने के लिए नहीं, इस प्रकार से मौत के साथ होली खेलने के लिए नहीं। वह भयानक फुर्ती से हवा में लहराया। इससे पूर्व कि कोई कुछ समझ सके, उसने एक तीव्र झटके के साथ पास ही खड़े विंगेट से टॉमी गन छीन ली। विंगेट को क्योंकि इस बात का तनिक भी एहसास न था, अतः वह विकास का विरोध न कर सका। अगले ही पल पलक झपकते ही रट 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 टॉमी गन गूंज उठी। समस्त गोलियां दोनों जीवों के जिस्मों में समा गई। उनके कंठों से भयानक डकारें निकली, साथ ही उनका अंत हो गया। सभी विंगेटों की टॉमी गनें विकास की ओर तनी। इससे पूर्व कि वह फायर करें, जैक्सन का आदेश था, नहीं, कोई गोली न चलाए। सबके हाथ ठिठक गए, किंतु इधर विकास मानो साक्षात यमराज उसके सिर पर थे। शैतान से भी भयानक उठाता हुआ 10 वर्ष का लड़का। विजय और अल्फांसे उसके हैरत अंगेज कारनामे को देख रहे थे। क्षण मात्र में विकास की टॉमी गन का मुंह जैक्सन की ओर घूम गया। रट 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 गोलियां जैक्सन की ओर बढ़ी, किंतु परिणाम आश्चर्यपूर्ण। गोलियां जैक्सन तक नहीं पहुंची, बल्कि बीच में ही बर्फ के टुकड़ों में बदलकर स्टेज पर जा गिरी। विकास की आंखें आश्चर्य से फैल गई, किंतु विजय जानता था
कि ये सब ठंडी गैसों के कारण, और बस इससे आगे विकास कुछ न कर सका। जैक्सन के आदेश पर उसे विंगेटों द्वारा पकड़ लिया गया। समस्त मैदान में मौत जैसा सन्नाटा था। सभी आश्चर्यपूर्ण निगाहों से उस लड़के के रूप में एक खतरनाक शैतान को देख रहे थे। मिस्टर विजय, जैक्सन बोली, देखा तुमने अपने भतीजे के इस कारनामे को, किंतु ध्यान होना चाहिए कि मर्डरलैंड में हथियारों का प्रयोग निषेध है और इस कानून को तोड़ने वाले को भयंकर सजा दी जाती है। विकास ने यह अपराध भरे मैदान में किया, अतः कल विकास को भयानक मौत के रूप में सजा दी जाएगी। विजय, आशा और अल्फांसे के तो मानो होश ही उड़ गए। अशरफ चीखता चीखता बेहोश हो गया था। विकास की भोली भाली आंखें अभी तक खून उगल रही थीं। मर्डरलैंड के निवासियों, कल इसी समय मैदान में विकास को उसके अपराध की सजा दी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, इसी अपराध का एक अपराधी एम्बनर, जो हमारी कैद में, पहले उसे सजा दी जाएगी और फिर विकास को। सब हक्के बक्के थे। प्रिंसेस जैक्सन के शब्द सुनते रहे। मिस्टर विजय, काश विकास तुम लोगों के भांति बुद्धिमान होता तो इस प्रकार की हरकत कभी ना करता। तुम क्योंकि बड़े हो, बुद्धिमान हो, तुम्हें मालूम था कि विंगेट हम पर नज़र रख रहे हैं। तुम जानते हो कि हथियार प्रयोग करने की सज़ा कितनी भयानक है, इसलिए तुम सब कुछ देखते रहे। किंतु विकास में अभी क्योंकि बालक बुद्धि है, उसने अपना अच्छा बुरा सोचने की बुद्धि नहीं है, इसलिए उसने सब बातों को ध्यान से निकालकर सिर्फ अपने वे जौहर दिखाए जो मिस्टर अल्फांसे ने उसे दिखाए थे। वास्तव में विजय और अल्फांसे को भी प्रिंसेस की बात जमी। वास्तव में इतनी छोटी उम्र में बालक को अपने जौहर दिखाने की जिज्ञासा रहती है, अपना अच्छा बुरा सोचने की बुद्धि नहीं। बालक बुद्धि के कारण ही विकास ने यह अपराध कर दिया था। विजय, अल्फांसे, आशा और घायल बेहोश अशरफ को वहीं लाया गया जहां वे रहते थे। कई डॉक्टर अशरफ की चिकित्सा कर रहे थे। विकास को उनसे अलग मालूम नहीं कहाँ ले जाया गया था। मैदान के बीचों बीच एक हौज था, विशाल वर्गाकार हौज। हौज की एक भुजा की लंबाई 20 फीट तो रही होगी। इसमें पदार्थ कोई गाढ़ा तरल पदार्थ भरा हुआ था, जिसमें बुलबुले उठ रहे थे और निरंतर भाप उठ रही थी। उसके 3 ओर विचित्र सी कुर्सियां रखी हुई थी, किंतु चौथी ओर का स्थान रिक्त था। कुर्सियां काफ़ी हद तक भर गई थीं। आज यहाँ अजीब सा रोष था। यहाँ एबनर और विकास को हथियार प्रयोग करने के अपराध में भयानक सजा देने का आयोजन किया गया था। इस हौज के ठीक ऊपर, ठीक हौज के क्षेत्रफल की एक छत थी, लाल लोहे की छत। छत के बीचों बीच थोड़ा सा रिक्त स्थान था। अशरफ अभी स्वस्थ नहीं हुआ था, अतः उसे वे लोग निवास स्थान पर ही छोड़ आए थे। उसने काफ़ी जिद की थी, किंतु वह आने की स्थिति में ना था। विजय, अल्फांसे और आशा सबसे अग्रिम सीटों पर बैठे थे, लेकिन आपस में कुछ बोल नहीं रहे थे। आश्चर्य ये था कि हमेशा बोलने वाला विजय भी इस समय शांत था। ना जाने क्या क्या विचार उनके दिमागों में आ रहे थे। वातावरण में कल से अधिक सन्नाटा था। तभी 2 विंगटों के साए में विकास मैदान में लाया गया। समस्त मैदान में हलचल सी हुई और वे लोग विचित्र सी निगाहों से विकास को देखने लगे। उनकी आंखों में विकास के प्रति सहानुभूति भी थी। अधिकतर लोगों को यह कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि इतने मासूम लड़के को इतनी भयानक सजा दी जाए, किंतु कोई कर क्या सकता था। जैक्सन की शक्ति अपरिमित थी। विंगेट उसे विजय इत्यादि के पास लाए। विजय का मासूम चेहरा एकदम गंभीर था, शांत सागर की भांति गंभीर। उसने बड़ी ही शांत और भोली सी निगाहों से विजय की ओर देखा। विजय को लगा जैसे विकास की ये भोली आंखें उससे बहुत कुछ कह रही हैं, किंतु विजय से तड़प कर रह गया। विकास को विजय के पास ही एक अन्य चेयर पर बैठा दिया गया। कोई कुछ नहीं बोला। मौत जैसा सन्नाटा। संगीत की लहरों के साथ जिधर मैदान रिक्त था, उधर जैक्सन सिंहासन सहित प्रकट हुई। सभी श्रद्धा से झुके। तब प्रिंसेस अपने स्थान से खड़ी होकर बोली, प्यारे मर्डरलैंड के निवासियों, जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि आज यहाँ मर्डरलैंड के 2 अपराधियों को सजाएं दी जाएंगी। उनमें से पहले हैं मिस्टर एबनर, जिन्होंने मर्डरलैंड के एक होटल में एक अन्य नागरिक को रिवॉल्वर से मारकर अपराध किया। दूसरा ये 10 वर्ष का खतरनाक लड़का, जिसने कल आप सब लोगों के सामने कितना घोर अपराध किया था। कोई कुछ नहीं बोला। विजय और अल्फांसे के दिमाग तेजी से कुछ सोचने में लीन थे, किंतु उन्हें फिलहाल इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई उपयुक्त उपाय सुझाई नहीं दे रहा था। विकास के छोटे से दिमाग में न जाने क्या क्या विचार आ रहे थे। कट! एक धीमी सी ध्वनि के साथ सुनहरे प्रकाश का एक गोल दायरा हौज में उबलते तरल पदार्थ पर पड़ा। जहाँ वह दायरा गोल था, वहाँ से तरल पदार्थ अपेक्षाकृत तेजी से उबलने लगा। मिस्टर विजय और अल्फांसे, जैक्सन की आवाज़ गूंजी, मैं सबसे पहले तुम्हें बता देना अपना कर्तव्य समझती हूँ कि यहाँ कोई भी गलत हरकत करना स्वयं को मौत के मुंह में ले जाना होगा। एक तरफ तुम देख रहे हो कि विंगेट पूर्णतः सतर्क रहते हैं, और दूसरी ओर इस सुनहरे प्रकाश के विषय में मैं सिर्फ ये बता देना पर्याप्त समझती हूँ कि इस रोशनी पुंज में आते ही इंसानी खाल जलकर उड़ जाती है और शेष रह जाता है सिर्फ कंकाल। विजय अल्फांसे भी शेयर गए। अब आप लोगों के सामने पहले अपराधी को पेश किया जाएगा, जैक्सन ने कहा, और तुरंत बाद एक हृदय विदारक चीख से वातावरण दहला। सबकी निगाहें उस चीख की ओर उठी और वहाँ उपस्थित व्यक्तियों की आश्चर्यपूर्ण चीखें निकल गईं। सभी लोगों के जिस्मों में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। वास्तव में दृश्य अत्यंत खौफनाक था। एबनर, वह अपराधी, हौज के निकट ऊपर की छत के बीचों बीच रिक्त स्थान में लटका हुआ था। उसे उल्टा लटकाया गया था।
सिर नीचे, टांगे ऊपर। एबनर निरंतर चीख रहा था, मिस्टर विजय, तुम्हारे सामने जो ये हौज है उसमें एक ऐसा पदार्थ भरा हुआ है जिसमें धरती पर उपस्थित समस्त वस्तुएं घुल जाती हैं। इसे अम्लराज कहते हैं, यानी अम्लों का राजा। इसका ये नाम इसलिए पड़ा कि धरती पर कोई वस्तु ऐसी नहीं जो अम्लराज में ना घुल जाती हो। सभी के मुख से सिसकारियाँ निकल गईं। निसंदेह धरती पर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अम्लराज में ना घुल सके, किंतु हमने स्पेस में एक ऐसी धातु खोज ली है जिस पर अम्लराज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आप लोग जान गए होंगे कि यह हौज जिसमें अम्लराज भरा हुआ है उसी धातु का बनाया गया, वरना विनाश हो जाता। जैक्सन के शब्द चुपचाप सुनने के अतिरिक्त किसी के पास कोई चारा नहीं था। एबनर निरंतर क्षण प्रतिक्षण हौज के निकट आता जा रहा था, साथ ही उसकी चीखें भी तेज होती जा रही थीं। वह चीख चीख कर जीवन की भीख मांग रहा था। एबनर के लंबे लंबे बाल अम्लराज से भरे हौज की ओर लटके हुए थे। चेहरा लाल था, आंखें उबलकर बाहर आ गई थीं। वह बुरी तरह भयभीत हो गया। वह बड़े ही दयनीय भाव में गिड़गड़ा रहा था, चीख रहा था, किंतु किसी पर कोई प्रभाव न पड़ा। वहाँ मौत का जैसा सन्नाटा था। उसे निरंतर हौज के करीब लाया जा रहा था। वह बुरी तरह गिड़गिड़ाया, नहीं नहीं मान प्रिंसेस, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। उसकी उबलती हुई आंखों में बेबसी के आंसू निकल आए। होंठ पीले पड़ते जा रहे थे, आंखों में मौत के साए थे। वह निरंतर गिड़गड़ा रहा था, किंतु साथ ही क्षण प्रतिक्षण उसे हौज के पास लाया जा रहा था। एबनर की दयनीय चीखों ने अधिकतर व्यक्तियों के हृदयों में अपने प्रति सहानुभूति और जैक्सन के प्रति घृणा के भाव भर दिए, किंतु कोई कुछ नहीं कर सकता था। धीरे धीरे एबनर का जिस्म अम्लराज के अत्यंत निकट पहुंच गया। उसके बाल अम्लराज से स्पर्श करना ही चाहते थे कि सहसा एबनर ने गिड़गिड़ाना बंद कर दिया और एकदम आवेग में चीखा, तुम मुझे मार सकती हो कमीनी, तू तू मरेगी, इसी हौज में गिरकर मरेगी। प्रत्युत्तर में जैक्सन मोहक खिलखिलाहट के साथ हंसी, जबकि इस खिलखिलाहट ने जाने कितने हृदयों में घृणा जगा दी। सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, जिस्मों में सनसनी दौड़ गई, और तभी एबनर के बालों ने अम्लराज को स्पर्श किया। अगले ही पल एबनर के कंठ से भयानक चीख निकली। उसके बाल हल्की सी लौ के साथ जल गए। एबनर के कंठ से हृदय विदारक चीखें निकल रही थी। तभी एक अन्य भयानक और घृणास्पद दृश्य, तभी एक झटके के साथ एबनर का सिर और मुंह गर्दन तक अम्लराज में डूब गए। शेष जिस्म हवा में था। सभी के मन मानो चित्कार कर उठे। वास्तव में एबनर का तड़पना ऐसा था कि देखा ना जाए। उफ! सभी ने घृणा से आंखें बंद कर ली। एबनर का मुख, उफ, कितना भयंकर, कितना डरावना, कितना हौलनाक। घृणा से क्या होने लगे, क्या मतलब उल्टी। अम्लराज में एबनर के मुंह का आधा मांस जलकर घुल चुका था। उसके चेहरे पर लटके हुए मांस के लोथड़े, उफ, मांसों के लोथड़े से रिश्ता हुआ अम्लराज भयानकतम चेहरा, करुणापूर्ण चीखें, सभी कुछ घृणास्पद। आश्चर्य की बात थी कि एबनर अभी तक होश में था, किंतु वह साक्षात मौत के ऊपर बिलख रहा था। उसने मौत को गले लगाने के लिए अम्लराज की ओर हाथ बढ़ाए, लेकिन तभी उसे थोड़ा और ऊपर खींच लिया गया। एबनर असहनीय पीड़ा से मचल रहा था। उसके चेहरे पर हड्डी और लटके हुए मांस के लोथड़ों के साथ साथ अम्लराज भी बह रहा था। वह चीखता रहा। धीरे धीरे उसे फिर हौज में डाल दिया गया। फिर वही भयानक चीखें, और इस बार एबनर को पेट तक अम्लराज में डुबो दिया गया और फिर खींच लिया गया। इस बार उसका चेहरा अपने स्थान से बिल्कुल गायब था। सिर्फ धड़ शेष रह गया था, वह भी गला हुआ। सभी ने एबनर के धड़ को देखा। सभी के हृदय हाहाकार कर उठे। उसके बाद उसे पूर्णतः अम्लराज में डाल दिया गया। कितना भयानक था एबनर का अंत। मैदान में मौत जैसा भयानक सन्नाटा। सहसा इस सन्नाटे को भंग किया जैक्सन की आवाज़ ने, अब नंबर है विकास का। विजय इत्यादि के जहनों में तीव्र झटका लगा। उनके अंग अंग कांप गए। विजय ने विकास की ओर देखा। विकास का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके चेहरे पर मौत नृत्य कर रही थी। आंखों में भय की परछाइयाँ थीं। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। भयानक मौत से वह बालक काँप गया था। एकाएक वह चीखा, अंकल, मुझे बचा लीजिए अंकल। वह विजय से चिपट गया। और विजय, वह विजय जो हमेशा भावनाओं से दूर रहने का प्रयास करता है, वह भी विकास की इस करुणापूर्ण आवाज़ की उपेक्षा न कर सका। पत्थर दिल विजय भी पिघलता जा रहा था। वही विजय जिसने देश के लिए समस्त भावनाओं का त्याग कर दिया था, जिसने अपना सर्वस्व सिर्फ देश सेवा में लगाने की सौगंध ली थी, वही विजय आज अपने दिल में विकास के प्रति उमड़ती भावनाओं को गला न घोट सका। किंतु फिर भी वह कुछ कर पाने में असमर्थ था। उसकी आंखें शून्य में निहार रही थीं। विकास चीख रहा था। धीरे धीरे विजय की आंखों में आंसू आने लगे। 3 विंगेट विकास को लगभग घसीटते हुए ले गए। विजय यूं ही बैठा रह गया, मानो वह सो गया हो। विकास चीखता हुआ अंकल अंकल कहकर कभी विजय को पुकारता तो कभी अल्फांसे को, किंतु अल्फांसे का चेहरा तो पत्थर की भांति सख्त था। मैदान में मौत जैसा सन्नाटा छाया रहा। तभी विकास की एक जोरदार चीख। सबने नज़र उठाकर देखा। विकास उस खौलते अम्रराज के ठीक ऊपर लटका हुआ था। वह विचित्र सी रस्सी उसके दोनों पैरों में बंधी हुई थी।
उसे निरंतर अमलराज के निकट लाया जा रहा था। अमलराज खौल रहा था, बुलबुले और भाप उठ रहे थे। विकास चीख रहा था, चिल्ला रहा था, जीवन की भीख मांग रहा था। वह मासूम लड़का बेहद घबरा गया था। वह रह रहकर विजय और अल्फांसे को अंकल अंकल कहकर पुकार रहा था। विजय की आंखें लाल होने लगी, उसकी नसों में तनाव आया, लहू में उबाल आया, जोश में उसकी मिट्टियाँ खुलने व बंद होने लगी। चेहरा कनपटी तक सुर्ख हो गया, नथुने जोर जोर से फड़कने लगे, उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगी। विकास निरंतर उसे पुकार रहा था। आज विजय भावनाओं का शिकार था। सहसा विजय की नज़र सिंहासन पर बैठी जैक्सन के पीछे पड़ी। वह बुरी तरह चौंक पड़ा। अशरफ, घायल अशरफ जैक्सन के पीछे आ चुका था। एक एक पल भयानक, एक एक क्षण कीमती। विजय ने जो किया वह किसी छलावे की बात थी। उसने अपनी संपूर्ण शक्ति समेटकर बिना किसी बात की विशेष चिंता किए एक ऊंची जंप ली और अम्लराज से भरे हौज के ऊपर से लहराते हुए उसने लोहे की छत के नीचे की ओर लगी रॉडों में से एक पकड़ ली। वास्तव में प्रत्येक क्षण कयामत का था। कई काम एक साथ हुए। पहला विजय का जंप मारकर छत की रॉड पकड़ना, दूसरा अशरफ का जैक्सन पर झपटना और उसके हाथ से वह अंगूठी निकालना जिसका संबंध उसके मुकुट के वैज्ञानिक चमत्कारों से था। तीसरा, अल्फांसे का भयानक फुर्ती से एक विंगेट का टॉमी गन छीनना। चौथा, आशा का अल्फांसे का अनुकरण करना। समस्त मैदान में एक कौतूहल मच गया। विजय के करिश्मे से सभी हतप्रभ थे। तभी सुनहरे प्रकाश का वह दायरा छत से लटके विजय की ओर बढ़ा। उसी क्षण अल्फांसे की भयानक फुर्ती। अल्फांसे इस समय बिगड़े हुए शेर की भांति था। टॉमी गन लिए वह तेजी से घूमा और इससे पूर्व कि सुनहरे प्रकाश का वह दायरा विजय तक पहुंचे, अल्फांसे की टॉमी गन गरजी। निशाना था वह स्थान जहां से सुनहरा प्रकाश आ रहा था। खन! एक ध्वनि और प्रकाश स्रोत नष्ट हो गया। इतनी सब घटनाएं पलक झपकते ही हो गई थी। मैदान में कोलाहल मच गया। मर्डरलैंड के वे कुछ निवासी जिनके हृदय में जैक्सन के प्रति घृणा भर गई थी, विंगटों पर झपट पड़े। मर्डरलैंड के निवासी और विंगटों में भयानक युद्ध छिड़ गया। इधर घायल अशरफ कोई विशेष करिश्मा न दिखा सका। उसने एक झटके के साथ प्रिंसेस की अंगूठी निकाली और पलक झपकते ही उसे अम्लराज के हौज में फेंक दिया। और बस, वह तो पहले ही घायल था, अतः तुरंत बेहोश हो गया। जैक्सन ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उतरकर एक तरफ को लगभग भागी। भागते भागते ही उसने अपने वक्ष स्थल से एक ट्रांसमीटर निकाला और शीघ्रता से ऑन करके बोली, हेलो अल्फा ब्राउन। यस महान जैक्सन, अल्फा ईयर। अल्फा, वह खतरनाक लहजे में बोली, तुरंत समस्त भारत को जलाकर राख कर दो। ओके महान जैक्सन। अभी ट्रांसमीटर पर जैक्सन ने यही शब्द सुने थे कि एक शक्तिशाली इंसानी जिस्म उसके ऊपर आकर गिरा। विजय के हाथ में एक लोहे की रॉड थी और वह अम्लराज के हौज के ऊपर लटक रहा था। वह फुर्ती के साथ अभी तक हवा में लटके विकास की ओर बढ़ रहा था। विकास निरंतर अंकल अंकल चीख रहा था। अभी विकास को ऊपर से छोड़ा नहीं गया था। अब विजय विकास के काफ़ी निकट पहुंच गया था। उसने दोनों हाथों से छठ की रॉडें पकड़ी हुई थी। विकास रस्सी में बंधा उल्टा लटक रहा था जो इस समय उसके पेट तक आ रहा था। सहसा ऊपर से उस व्यक्ति ने जिसने विकास वाली रस्सी थाम रखी थी छोड़ दी। विकास के कण से एक चीख निकली। वह एक झटके के साथ नीचे की ओर गिरा। किंतु विजय का एक आश्चर्यचकित कर देने वाला कारनामा, छलावे से भी अधिक फुर्ती, मौत को भी धोखा। जैसे ही विकास की रस्सी छोड़ी गई, चीखता हुआ वह नीचे की ओर गिरा। किंतु विजय ने अपने दोनों पैरों को फैलाकर फुर्ती के साथ सिकोड़ा और कैची की शक्ल दे दी। विकास विजय की कैची की शक्ल में बनी टांगों के बीच फंस गया। कितना गंभीर क्षण, कितना भयानक कारनामा, कितनी खौफनाक ट्रेजिडी। विजय की उंगलियां शक्ति के साथ ऊपर लोहे की रॉड पर जमी हुई थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उंगलियों की डिस्टियाँ टूट जाएंगी। इधर विकास अब चीख नहीं रहा था, बल्कि साहस का परिचय दे रहा था। एक साथ दोनों की खतरनाक मौत। और वास्तव में विजय की पकड़ रॉडों पर हर क्षण कमज़ोर पड़ती जा रही थी। उसे लग रहा था न जाने कौन से पल रॉड छूट जाए। वह पसीने से नहा गया था। अब विकास विजय की पैंट को पकड़े लटक रहा था। सहसा मौत फिर झपटी। विजय की पैंट का बटन टूट गया। तभी विकास उछला और उसने विजय की दाईं कलाई पकड़ ली। एक झटका लगा। दाएं हाथ की उंगलियां रॉड से कुछ हटी, किंतु भयानक परिणाम के जहन में घूमते ही विजय ने पकड़ अत्यंत सख्त कर दी। जल्दी से रॉड पकड़ ले साले, दिल जले। विजय बोझ संभाल नहीं पा रहा था। तभी विकास उछला। उसने भी वह लोहे की रॉड पकड़ ली। अब विजय को कुछ राहत मिली। आगे चलो साले विकास मियाँ, विजय बोला। मैं मर्डरलैंड को तबाह कर दूंगा अंकल, विकास आगे बढ़ता हुआ बोला। पहले आगे चलो, विजय बोला। छत के किनारे पर आकर विजय ने कलाबाजी खाई और अगले ही छत के ऊपर, अभी वह लोहे की छत पर पहुंचा ही था कि उसने अपने ऊपर आती सनसनाती हुई एक लोहे की रॉड देखी। विजय भयानक फुर्ती के साथ करवट ले गया। रॉड उस स्थान पर लगी जहां कुछ देर पूर्व स्वयं विजय था। विजय फुर्ती के साथ उठा और उस विंगेट पर जंप लगाई जिसने रॉड चलाई थी। विजय ने एक तीव्र झटके के साथ रॉड विंगेट के हाथ से छीन ली और उसकी कमर में रसीद कर दी। विंगेट तेजी के साथ छत से नीचे गिरा। तब तक विकास भी ऊपर आ गया। अब विजय को विकास की चिंता न थी।
उसकी नज़र दूर जाती हुई प्रिंसेस पर पड़ी। उसने तुरंत रॉड संभाली और छत से नीचे जंप लगाई। और विकास देखता ही रह गया अपने झकझकी अंकल को, जो वास्तव में मौत से भी अधिक खतरनाक थे। विजय रॉड संभाले जैक्सन की ओर दौड़ रहा था। मैदान में कोलाहल मचा हुआ था। विकास के दिमाग में न जाने क्या आया कि वह एक रॉड पकड़े सीढ़ियों से होता हुआ मैदान में उतर आया। उसने कोलाहल में भाग लेने की कोई चेष्टा नहीं की, बल्कि इस कोलाहल से दूर एक और भागा। उसकी गति आश्चर्यजनक रूप से तीव्र थी। वह निरंतर कोलाहल से दूर होता जा रहा था। लगभग दौड़ता हुआ वह लाल चट्टानों में पहुंच गया और फिर चट्टानों के ऊपर बढ़ चढ़कर वह कुछ खोजने का प्रयास करने लगा। अंत में तब जब वह चट्टान की टीले पर था, उसने देखा कि निकट वाली दूसरी चट्टान के शीर्ष का कुछ भाग अपने स्थान से हटा हुआ है। वह फुर्ती के साथ उस चट्टान से उतरकर दौड़ता हुआ दूसरी चट्टान पर पहुंच गया। जब वह उस स्थान पर पहुंचा जहां से चट्टान थोड़ी हटी हुई थी, तो उसने झाँक कर नीचे देखा। यह वही स्थान था जिसकी विकास को खोज थी। यह प्रयोगशाला के ऊपर वाली चट्टानें थी और इस समय वह उस स्थान पर खड़ा था जहाँ पर वह खतरनाक मशीन थी जिससे शहर जलाए जाते थे। यही वह स्थान था जहाँ से सूर्य की किरणें डेथ मिरर पर पड़ती थीं। इस समय डेथ मिरर जबड़ों से बाहर आ चुका था। स्क्रीन पर भारत का चित्र था। प्रोफेसर अल्फा पेज घुमाकर शायद शीशे का फोकस ठीक कर रहे थे। उन्होंने अभी तक विकास को नहीं देखा था। सहसा विकास ने फुर्ती दिखाई। उसने अपनी शक्ति के अनुसार एक काफ़ी बड़ा लाल पत्थर उठाया और पलक झपकते ही उस विशाल डेथ मिरर पर दे मारा। छनाक! एक जोरदार ध्वनि के साथ डेथ मिरर कील खील हो गया। अब प्रोफेसर अल्फा चौंका। उसने ऊपर देखा। क्षण मात्र में उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। भयानक स्वर में वह चीखा, कमीने लड़के, मेरी 10 वर्ष की मेहनत एक क्षण में नष्ट कर दी। बूढ़े प्रोफेसर, विकास चीख उठा, मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वरना तुम्हारा यह खतरनाक दिमाग फिर कोई ऊटपटांग आविष्कार कर लेगा। कहने के साथ ही विकास ने ऊपर से ही प्रोफेसर पर जंप लगा दी। प्रोफेसर को इस लड़के से ऐसी खतरनाक उम्मीद न थी, अतः विकास उसके ऊपर आ गिरा और बूढ़े प्रोफेसर को लेकर फर्श पर गिरा। विकास फुर्ती के साथ उठा और फिर अपने ढंग से प्रोफेसर पर पिल गया। प्रोफेसर तो एक वैज्ञानिक ही था। उसका इस प्रकार लड़ाई के तरीकों से कभी उसका वास्ता ना पड़ा था, अतः विकास ने शीघ्र ही उस पर विजय पा ली। जब प्रोफेसर फर्श पर गिर गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा, तो विकास ने वहीं पर पड़ी एक लोहे की रॉड उठा ली और एक तीव्र वार स्क्रीन पर किया। एक जोरदार ध्वनि के साथ स्क्रीन खील खील हो गई। फिर वह रॉड मशीनों पर बजाने लगा। ऐसा लगता था जैसे वह पागल हो गया हो। इधर रेंगता हुआ प्रोफेसर एक बड़े बेल जार के निकट पहुंच गया और फिर उसने बेल जार फोड़ दिया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम! कानों के पर्दों को हिला देने वाला जोरदार विस्फोट। एकाएक सारी प्रयोगशाला आग की लपटों में गिर गई। स्वयं बूढ़ा प्रोफेसर आग की लपटों में घिर गया था। विकास रॉड संभाल कर फुर्ती के साथ प्रयोगशाला से बाहर की ओर भागा और तब जबकि वह प्रयोगशाला से सुरक्षित बाहर आ गया, उसने देखा कि समस्त प्रयोगशाला आग की लपटों में घिरती जा रही है। मर्डरलैंड की यह भयानक प्रयोगशाला समाप्त हो गई थी। विकास फिर तेजी के साथ मैदान की ओर दौड़ा। जैक्सन एकदम लड़खड़ा गई। विजय की रॉड बीच में ही एक विंगट से टकराते समय हाथ से निकल गई थी, अतः उसे जैक्सन पर जंप लगानी पड़ी। किंतु जैसे ही वह जैक्सन के जिस्म से टकराया, उसे एक तीव्र इलेक्ट्रिक शॉट लगा और वह उछलकर दूर जा गिरा। जैक्सन फिर आगे बढ़ी, किंतु न जाने कहाँ से उस पर आशा ने जंप लगाई और उसे करंट का एक तीव्र झटका लगा। किंतु उसने जैक्सन की बगल से तार खींच लिए जो उसके जिस्म में करंट पूरा करते थे। वह दूर जा गिरी, किंतु अपना काम कर गई। आशा को झटका इतना तीव्र लगा था कि वह बेहोश हो चुकी थी। इधर विजय के हाथ में एक लोहे की रॉड आ गई। उसे संभाल कर वह फुर्ती के साथ उठा और जैक्सन के सामने चट्टान बनकर खड़ा हो गया। तुम? जैक्सन के मुंह से निकला। यस मम्मी, हम यानी विजय दी ग्रेट। विजय अपने हाथों में रॉड को तौलता हुआ बोला, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और सबसे अधिक प्रभावित हूँ तुम्हारे दोस्त अशरफ से, जिसने घायल होते हुए साहस और बुद्धि का परिचय दिया। अब इससे भी प्रभावित होना पड़ेगा मम्मी, विजय ने कहा और फिर लोहे की रॉड का तीव्र वार जैक्सन पर किया। जैक्सन ने फौरन एक लात विजय को रसीद की। विजय लड़खड़ा कर गिरा। तभी दो विंगट उस पर झपटे। वह उन्हीं में उलझ कर रह गया। समस्त मैदान में जोरदार कोलाहल का साम्राज्य था। मर्डरलैंड के निवासियों और विंगटों के बीच युद्ध छिड़ गया था। इधर अल्फांसे पर मानो खून सवार था। वह विंगटों को खिलौने की भांति उठाता और अमल राज के हौज में फेंक देता। अब तक न जाने कितने विंगटों को वो हौज का ग्रास बना चुका था। विंगट अन्य कुछ नहीं थे, सिर्फ इंसानों ने लोहे के कवच पहन रखे थे। और फिर तब जबकि अल्फांसे के हाथ में एक टॉमी गन आ गई, उसमें से गोलियां बरसने लगी। कई बार उसने कई विंगटों को छत से लटके विजय का निशाना लेते देखा, किंतु उनके टिगर दबाने से पूर्व अल्फांसे की टॉमी गन उन्हें मौत के मुंह में पहुंचा देती। अल्फांसे भयानक शातिर भयानक रूप से निरंतर विंगटों का सफाया कर रहा था। तब जबकि उसकी टॉमी गन खाली हो गई, उसने उसे लाठी के रूप में ही प्रयोग करना आरंभ कर दिया। वास्तव में वो खून ही नजर आ रहा था। काफ़ी धूम धड़ाका करने के बाद उसने देखा कि जैक्सन ने विजय के पेट पर टक्कर मारी और विंगट विजय पर झपटे। टॉमी गन संभाल कर वह जैक्सन के सामने आ गया। आगे बढ़ती हुई जैक्सन ठिठक गई। उसने अपने हाथ में पक्की
पकड़ी टॉमी गन बड़े अंदाज के साथ तौली और मुस्कुराकर बोला, अब तू कहाँ चली कुतिया? बहादुरों के मुख से अपशब्द बुरे लगते हैं। हा हा हा, एक कहका लगाया जैक्सन ने और सिर्फ एक शब्द कहा, नादान बहादुर। किंतु तभी अल्फांसे ने टॉमी गन का वार उस पर किया। लाख बचाने के बाद भी सनसनाती हुई टॉमी गन उसकी कमर पर पड़ी और वह मुंह के बल फर्श पर गिरी। किंतु गिरते ही जैक्सन ने न जाने अपने वक्षस्थल से क्या निकाला, इससे पूर्व के अल्फांसे को समझ पाए उसने वह चीज़ आंखों पर चढ़ा ली और तेजी से अम्लराज के हौज की तरफ दौड़ी। अल्फांसे को उससे ऐसी आशा कदापि न थी, किंतु जब वह आशा के विपरीत उसने जैक्सन को हौज की ओर भागते हुए देखा तो वह भी उसके पीछे लपका, किंतु निरर्थक। इससे पूर्व कि वह जैक्सन तक पहुंच सके, जैक्सन हवा में लहराई और सीधी अम्लराज के फौलादी हौज में जा गिरी। उबलता हुआ अम्लराज ध्वनि के साथ उछला। प्रिंसेस जैक्सन अम्लराज में विलुप्त हो गई। कुछ देर तक वह हौज के किनारे खड़ा हुआ महान जैक्सन का अंत देखता रहा। उस महान हस्ती का नाश कितनी सरलता से हो गया था। तभी अल्फांसे की पीठ पर किसी ने हाथ रखा और आवाज़ आई, कहो प्यारे लूमड़, क्या सोच रहे हो? जैक्सन इसमें कूदकर मर गई। यह सब सोचने का समय नहीं है बेटे, अभी हमें प्रयोगशाला भी नष्ट करनी है। प्रयोगशाला में मैंने आग लगा दी अंकल, विकास तेजी के साथ भागता हुआ आया। वेरी गुड प्यारे दिल जले, मैंने वह शीशा भी फोड़ दिया और पूरे प्रोफेसर को मार दिया। अरे वाह प्यारे विकास, अल्फांसे उछल कर बोला। क्यों बेटे जासूस, मैं कहता ना था कि मैंने विकास को मर्डरलैंड का दुश्मन बना दिया? बेटे लूमड़, तेजी के साथ मर्डरलैंड से बाहर निकलो, वरना ये मर्डरलैंड हमारी समाधि बन जाएगा। क्यों, अब तो मर्डरलैंड पर हमारा राज्य है, यहाँ के समस्त कर्ता धर्ता मर गए। वो तो ठीक है प्यारे, किंतु ज़रा वायुमंडल को ध्यान से देखो। और फिर उसने ध्यान से वायुमंडल को देखा तो वह चीख उठा, विजय ये क्या है? वातावरण में आग की नीली चिंगारियाँ उड़ रही थी, मानो वायु जल रही हो। साले लूमड़ मियाँ, जानते हो वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन न होती तो संपूर्ण वस्तुएं जलकर राख हो जाती। इसका क्या मतलब? मतलब यह है प्यारे कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में से कम होती जा रही है और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जा रही है। और भतीजे मियाँ ने अभी अभी बताया कि प्रयोगशाला में आग लग गई है। ऑक्सीजन तो जलती आग को तीव्र करती है। तभी तो कह रहा हूँ बेटे कि कुछ ही देर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी और नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, अतः समस्त मर्डरलैंड आग की लपटों में होगा। ये तो भयानक खतरा है। तुम अशरफ मियाँ को अपने कंधे पर ला दो और मैं गोगिया पाशा और आशा को और तेजी से उस स्थान की तरफ भागो जहाँ हमारा वह बेकार सारफेस्टा और जैक्सन का वह विचित्र सा यान खड़ा है, जिसमें बांध कर वह हमें यहाँ लाई थी। और फिर भी अशरफ और आशा को संभाल सुरक्षित जैक्सन वाले यान में पहुँच गए। यान में ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए थे, सबने मास्क चढ़ा लिए। उसके बाद यान ने सुरक्षित मर्डरलैंड की धरती छोड़ दी। और तब जबकि वे स्पेस में ही थे, उन्होंने देखा स्पेस में एक तरफ आग की लपटें लपलपा रही थी। वे जानते थे कि वह मर्डरलैंड जल रहा है। जब अशरफ को होश में लाया गया तो उसने सिर्फ इतना बताया कि उसे घायल समझकर अकेला छोड़ दिया गया, किंतु वह साहस करके सावधानी के साथ मैदान में सबकी नज़रों से छुपकर जैक्सन के सिंहासन के पीछे पहुंच गया था। उन्होंने धरती से संबंध स्थापित करके सूचना दे दी थी कि वे लोग मर्डरलैंड को तबाह करके धरती पर आ रहे हैं। इस समय विकास रैना की गोद में बैठा था। विजय सामने बैठा उसके कारनामे सुना रहा था और रघुनाथ रैना के बराबर में बैठा उसके कारनामे सुन रहा था। अल्फांसे का उस समय से कोई पता न था जब से यान सागर में उतरा था। सागर में स्टीमर वगैरह लेकर भारतीय नेवी के जवान तैयार थे। उन्होंने विजय, अशरफ, आशा और विकास इत्यादि को तो चढ़ा लिया, किंतु अल्फांसे का खोजने पर भी कोई पता नहीं चला। वह गधे की सींग की बात ही नदारद हो गया था। अशरफ को सीक्रेट सर्विस के विशेष हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया था। इस अभियान का श्रेय यूँ तो सभी को मिलना चाहिए था, किंतु विजय ने समस्त श्रेय विकास को दिलाया। दुनिया भर के अखबारों में विकास का फोटो छपा और लिखा था, मर्डरलैंड की तबाही का देवता। समस्त दुनिया विकास को जान गई। सर्वत्र विकास की धूम थी। अचानक एक नौकर कमरे में आया और एक कागज़ विजय के हाथ में थमाकर बोला, साहब, यह आपके लिए एक मेम साहब दे गई हैं। मेम साहब हमारे लिए? विजय ने कहा और पत्र खोलकर पढ़ा। पत्र कुछ इस प्रकार था, मिस्टर विजय, मैं मान गई कि तुम मेरे एक शक्तिशाली दोस्त हो। मैं आशा करती हूँ कि तुम भविष्य में भी हमेशा इसी तरह दोस्ती निभाकर मेरी कमजोरियों को मेरे सामने रखते रहोगे। यह भी मानना पड़ता है कि वास्तव में अल्फांसे ने विकास को इस अल्पायु में ही मर्डरलैंड का दुश्मन बना दिया है। वास्तव में विकास ही मर्डरलैंड की तबाही का देवता है। तुमने मुझे अम्लराज के हौज में कूदते देखा और समझे कि जैक्सन मर गई है, किंतु नहीं। प्रिंसेस ऑफ मर्डरलैंड को मारना तुम लोगों का बस का रोग नहीं है। मैं अम्लराज के हौज से कैसे बच गई ये मुलाकात होने पर ही बताऊंगी। अच्छा, अब पत्र बंद करती हूँ। विकास को मेरा प्यार कहना। प्रिंसेस ऑफ मर्डरलैंड जैक्सन। विजय पत्र को कई बार पढ़ गया, किंतु उसे विश्वास न हुआ कि जैक्सन जीवित बच गई होगी। वह होठों ही होठों में बुदबुदाया, मालूम नहीं साली ये मम्मी भी किस मिट्टी की बनी है। तभी वह नौकर फिर लौट आया। इस बार उसके हाथ में एक अन्य पत्र था।
उसने वह पत्र रैना को थमा दिया और बोला, ये पत्र आपके लिए अभी अभी एक साहब दे गए। रैना ने पत्र पढ़ा। लिखा था, आदरणीय भाभी जी, चरण स्पर्श। आपका विकास आपके पास सुरक्षित पहुंच गया, किंतु बहुत अधिक विकास करके मैं दावे से कह सकता हूं कि विकास एक दिन भारत का गौरव होगा। वैसे मैं अब भी लिखता हूं कि अगर मुझे विकास की ज़रूरत पड़ी तो मैं उसे ले जाऊंगा। आपका क्राइमर भैया, अल्फांसे। पत्र पढ़कर रैना का दिल फिर धड़का। विजय और रघुनाथ उसे अभी सांत्वना देने का प्रयास कर ही रहे थे कि विकास बोला, अंकल। यस बेटे, एक नई नई दिलजली सुनिए। दिलजली का नाम सुनते ही विजय ने बुरा सा मुंह बनाया। विजय की हालत देखकर रघुनाथ और रैना का एक मिश्रित कहका कमरे में गूंज उठा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं वेद प्रकाश शर्मा जी के अगले नॉवेल में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।